गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सबने चैप्टर 4 को बहुत अच्छे से समझा होगा, सीखा होगा। केवल वही एक ऐसा वीडियो है जिसको सीखने के बाद पता है आपको चैप्टर 4 दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब जितना रिक्वायरमेंट है टेस्ट में, इस पेपर में बैठ के देने के लिए, वो सारी रिक्वायरमेंट उस लेक्चर में हमने कवर कर दी। ठीक है, तो आज हम आपके लिए लेके आ रहे हैं चैप्टर ईएमआई को। जल्दी से हाथ में कॉपी पेन लो और इससे बहुत बेहतरीन तरीके से सीखेंगे। जितना आज सीख जाएंगे बस उतना ही पेपर में लेके जाना है। ठीक है, तो चलो आज जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे क्या लिखा हुआ है। ठीक है, चलो देखिए, व्हाट इज अवर फर्स्ट क्वेश्चन। लिखा द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन द लूप एबीसी। ठीक है, हमें क्या करना है, इस एबीसी में इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन को पता करना है। देखो इसके बगल से एक वायर जा रहा है, वायर में करंट की डायरेक्शन आई गिवन की गई है। ठीक है, अब ऑप्शन में जरा देखो क्या बोला गया है, या तो आई डिक्रीज करेगा, या तो इंक्रीज करेगा, या तो कांस्टेंट रहेगा, या इंक्रीज करेगा। अब समझो, अगर आई मेरा कांस्टेंट रहा तो कांस्टेंट होने से कभी भी किसी तरह का कोई चेंज या फिर इंडक्शन डेवलप नहीं होता। जब तक चीजों में चेंज नहीं होगा, जब तक सोर्स में चेंज नहीं होता, तब तक किसी तरह का कोई इंडक्शन प्रोसेस नहीं होता। जल्दी से कॉन्सेप्ट को सीखते हैं पहले। ठीक है, ध्यान से देखो। सबसे पहले मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि क्या चेंज हो, मेरा चेंज हो फ्लक्स। तो फ्लक्स चेंज होने के लिए मेरे पास बी होना चाहिए, ए होना चाहिए और कॉस थीटा। ये फॉर्मूला होता है। बी चेंज होने पे फ्लक्स चेंज होगा, ए चेंज होने पे फ्लक्स चेंज होगा और एंगल चेंज होने पे भी फ्लक्स चेंज होगा। क्या बात समझ गए? अब यहाँ तो सर ऐसी कोई बात नहीं, यहाँ तो करंट पे बात हो रही है। तो अगर मैं बी को और फर्दर ब्रेक करूं तो बी इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर। ऐसे फॉर्मूले पढ़े हमने। इस लॉन्ग स्ट्रेट वायर की वजह से इतनी मैग्नेटिक फील्ड होगी। अब अगर मैं बोलूं कि करंट में चेंज हो रहा है तो क्या बी में चेंज होगा? अगर बी में चेंज होगा तो क्या फ्लक्स में चेंज होगा? और अगर फ्लक्स में चेंज हुआ तो क्या ईएमएफ और सर क्या बन जाएगी? करंट। क्या बात समझे? तो करंट से लिंक समझ में आया? ओके, तो अगर मान लो मेरी करंट इंक्रीज कर रही है तो ऐसी कंडीशन में यहां पे क्या होगा? तो सबसे पहले क्या करो, राइट हैंड थंब रूल यूज करो। ये करंट की डायरेक्शन में रखा, उंगलियों को कर्ल करो। कैसे आई इस लूप के लिए? मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड। तो सारी मैग्नेटिक फील्ड कैसे आ रही है? आउटसाइड। अब मान लो कि ये करंट इंक्रीज कर रहा है, ये करंट इंक्रीज कर रहा है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करेंगे, फ्लक्स में चेंज होगा, ईएमएफ बनेगा, करंट बनेगा। ये पक्का है? ओके। अब आउटसाइड की मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रही है तो इसका अपोज कौन करेगा? जो इंडक्शन का प्रोसेस होता है उसमें कौन आता है भाई? ईएमएफ। और करंट को बनाने के लिए कौन सा लॉ आता है? लेंज लॉ। तो लेंज लॉ क्या कहता है? जो रीजन है उसका अपोज करेंगे। तो भाई रीजन क्या है? रीजन है मैग्नेटिक फील्ड का बढ़ना। मैग्नेटिक फील्ड के बढ़ने से तो फ्लक्स में चेंज आया, तभी तो ईएमएफ और करंट बना। तो मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड बढ़ रही है, तो इसका अपोज करने के लिए तुम्हें इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड लगानी पड़ेगी। तो यही राइट हैंड थंब रूल लेना है। थंब को करो अंदर की तरफ, लगा दिया अंदर मैग्नेटिक फील्ड, हाथों को कर्ल करो तो क्या मिलेगा? ABC। है ऐसा कोई ऑप्शन? है ऐसा कोई ऑप्शन? along ABC if I decreases। तो नहीं भाई, I decrease में तो नहीं मिला ये। along ABC if I increases। यस सर, I increase पे मिल गया। सिंपल, क्लियर हुई बात? आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? ठीक है, अभी अगर तुम्हें ऐसे और भी ढेर सारे क्वेश्चंस देखने तो हमने ऑलरेडी इसी पे सिर्फ डायरेक्शन पे स्पेशली हमने एक ईएमआई की वीडियो डाल के रखी हुई है। आप जाओ, उसे जैसे ही नीचे सर्च करोगे कुछ ही वीडियोस के अंदर मिल जाएगी, कुछ ही मतलब नंबर्स नीचे मिल जाएगी और वहां से पूरा बेसिक समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी हम केवल पीवाईक्यूज पे ध्यान देंगे। ओके, अगला क्वेश्चन। अ स्क्वायर शेप्ड कॉइल ऑफ 10 cm having 100 turns in placed perpendicular to a magnetic field which is increasing at 1 Tesla per second, the induced EMF in the coil is। ठीक है, क्वेश्चन हमारे पास आया तो हम EMF का फॉर्मूला लिखें। बेटा EMF का फॉर्मूला क्या होता है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। तो नेगेटिव सिंबल क्या देता है? वो हमें लेंज लॉ के बारे में देता है। अगर मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है तो माइनस लेके चलने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिलहाल माइनस इसलिए रख रहे हैं, कभी कभी ऑप्शन में भी हमें माइनस दे दिया जाता है। ठीक है, तो इसलिए रखना। ओके, अभी फ्लक्स किससे बनेगा? तो फ्लक्स बनता है भाई मेरे बी से, ए से और कॉस थीटा से अपॉन में dt। अब जरा ध्यान से देखो, अगर यहाँ पे मुझे किसी भी एंगल्स और स्टेप्स के बारे में बात नहीं की गई है तो सिंपल से समझना cos थीटा की वैल्यू को आप cos 0 रख के 1 कर दोगे। ठीक है, तो ये वाला पार्ट वहां से 1 हो जाएगा। अब जरा ध्यान से देखो, तो बोल रहे हैं यहाँ पे, ध्यान से देखो क्या बोल रहे हैं। बोल रहे हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इंक्रीज कर रही है। किससे इंक्रीज कर रही है? 1 टेस्ला पर सेकंड। 1 टेस्ला बढ़ जाती है। इसका मतलब ए तो कांस्टेंट है पर मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल। अब एरिया क्या लिखोगे भाई? एरिया तो स्क्वायर शेप है। स्क्वायर शेप का मतलब क्या हो गया? लेंथ का स्क्वायर। कितना है? 10 सेंटीमीटर। ठीक है, समझना भी बात। तो 10 का स्क्वायर करो। ठीक है, तो 10 into 10। अब क्योंकि सेंटीमीटर में था तो वो भी 2 बार कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो -4 हो जाएगा। dv by dt की वैल्यू देखो 1 टेस्ला पर सेकंड दिया है, तो ये रखा मैंने 1। अब मल्टीप्लाई में ध्यान से देखो, यहाँ क्या लिखा हुआ है? n लिखा हुआ है। मतलब अगर नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ते हैं तो ईएमएफ भी इंक्रीज कर जाता है। तो सर यहाँ पे n लगा दिया, यहाँ पे n लगा दिया, तो यहाँ पे भी n लगा दो। n की वैल्यू कितनी दी है तुम्हें? 100 दी है। सिंपल है, क्लियर हुआ? अब चलते हैं, सारे जीरो मिला लो तो ये बन गया 4 जीरो, ये -4, क्या बचा बेटा आपके पास? 1, यानी 1 वोल्ट का ईएमएफ इंड्यूस होगा। है कोई ऑप्शन में आपके पास 1 वोल्ट? ऑप्शन नंबर डी। सिंपल एज इट इज। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। क्या लिखा है? एन आयरन कोर ग्लोब
an iron core coil is connected in series with an electric bulb with an AC source as shown in the figure. When iron piece is taken out of coil, the brightness of the bulb will. ठीक है, इस क्वेश्चन को जरा समझो बेटा। क्या कि यहाँ पे पहले से एक आयरन कोर रखा हुआ है, कहाँ पे, इस अंदर ऐसा रखा हुआ है, ठीक है। फिर इसको हमने हटाया, जैसे ही हम हटाएंगे तो बताओ ये जो बल्ब की ब्राइटनेस है वो डिक्रीज करेगी, इंक्रीज करेगी, रिमेन अनअफेक्टेड, फ्लक्चुएट, क्या होगा? तो जरा समझो हुआ क्या। देखो जब इसके अंदर आप थे, समझना, तो जैसे आप इसके अंदर ये रखे हुए थे क्या, आयरन कोर, जैसे तुमने आयरन कोर को हटाया, जैसे आयरन कोर को हटाया, एल की वैल्यू तुरंत क्या करेगा बेटा, डिक्रीज करेगा। जैसे ही एल की वैल्यू डिक्रीज हुई, जो आयरन कोर रखते हैं उसका सेल्फ इंडक्टेंस एल की वैल्यू डिक्रीज कर गई। अब जैसे ही एल डिक्रीज करेगा, मेरी बात समझना, जैसे ही एल की वैल्यू डिक्रीज करेगी तो एक्सएल इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, यहाँ पे हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा 2 पाई एफ एल, मतलब जैसे ही मैंने एल को डिक्रीज किया मेरा एक्सएल डिक्रीज हो गया। एक्सएल क्या होता है, इंडक्टेंस, क्या होता है, रिएक्टेंस। कौन सा रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस। अभी इसमें दो चीजें लगी हुई थी भाई, एक बल्ब लगा था तो बल्ब का कुछ रेजिस्टेंस रहा होगा, और तुम्हारा एक इंडक्टर लगा हुआ था तो इंडक्टर का अपना जो रेजिस्टेंस वो एक्सएल रहा होगा। तो Z कैसे निकालते हो, मतलब इसका नेट रेजिस्टेंस कैसा होता है, तो अंडर रूट के अंदर एक्सएल का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। अभी एक्सएल गिरा ना तो Z की वैल्यू इंक्रीज हुई, और जब Z बढ़ेगा, एक्सएल की वैल्यू डिक्रीज हुई, तो Z भी क्या हो गया बेटा, डिक्रीज हो गया, ठीक है, रियली सॉरी। एक्सएल गिरा था, एक्सएल गिरेगा तो नेट रेजिस्टेंस गिरेगा, और जब नेट रेजिस्टेंस गिरेगा तो करंट का अमाउंट इंक्रीज करेगा। अगर करंट इंक्रीज करेगा तो यहां ब्राइटनेस क्या होनी चाहिए, बढ़ जानी चाहिए। क्या करनी चाहिए, इंक्रीज करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी। समझ गए बात को, आज के बाद कभी कंफ्यूजन नहीं होगा ऐसे क्वेश्चन में। ओके, वेरी गुड। चलो अगले पार्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। आ रेक्टेंगुलर, आ स्क्वायर, आ सर्कुलर एंड एन एलिप्टिकल लूप। ठीक है, पहले मैं ये सारे बना लेता हूं। एक रेक्टेंगल लूप बनाओ भैया, एक स्क्वायर बनाइए, एक सर्कुलर बनाइए और एक एलिप्स बनाइए। बना लिए, ऑल इन एक्स वाई प्लेन। ठीक है, सबको एक्स वाई प्लेन में हम रख रहे हैं, तो ये भाई मेरा वाई हो गया और ये मेरा एक्स हो गया, कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या बोला गया, are moving out of a uniform magnetic field with a constant velocity v is equal to v I cap। मतलब सब क्या है, I डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में सब मूव कर रहे हैं किसी एक कांस्टेंट वेलोसिटी से। ये भी v से, ये भी v से, ये भी v से, हर कोई v से मूव कर रहा है। ओके, द मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टेड अलोंग द नेगेटिव z डायरेक्शन। नेगेटिव z डायरेक्शन का मीनिंग क्या हो गया कि भाई वो अंदर की तरफ लगी हुई है ना। अब ऐसे समझो, इनसाइड द प्लेन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लगी हुई हैं। ठीक है, अगर मैं यहां पे रिप्रेजेंट करना चाहूं तो ऐसे क्रॉस क्रॉस से मैंने क्या कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया। इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड बेटा ऐसे करके लगी हुई है। ठीक है, अभी समझ गए इस बात को। आगे क्या बोला है, द इंड्यूस्ड EMF ड्यूरिंग द पासेस ऑफ दीज लूप आउट ऑफ द फील्ड रीजन। मतलब ये भी फील्ड से कुछ देर में निकल जाएगा, ये भी कुछ देर में निकल जाएगा, ये भी निकल जाएगा, ये भी नहीं। तो जब ये फील्ड से बाहर जा रहे होंगे उस टाइम पे विल नॉट रिमेन कांस्टेंट फॉर, कौन सी वैल्यू, किसके लिए, जो EMF की वैल्यू है, इंड्यूस्ड EMF की वैल्यू है, किसके लिए कांस्टेंट नहीं रहेगी। क्या क्वेश्चन समझ में आया। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे लगी, सारे लूप को एक एक करके बाहर निकालना है। जब थोड़ी देर में आप बाहर निकाल दोगे ये, ठीक है, तो बाहर निकलते समय बताओ इनमें से ऐसा कौन सा टर्म होगा जिसमें इंड्यूस्ड EMF कांस्टेंट नहीं होगा। ठीक है, जल्दी से आज समझते हैं, समझा जाए। ओके, मान लो कि ये निकल रहा है, तो जब ये निकलना शुरू होगा तो पहले इसका इतना पार्ट निकलेगा, फिर इतना पार्ट, फिर इतना पार्ट, सब इक्वल पार्ट से। क्यों, क्योंकि इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो हर बार जो चेंज आएगा मैग्नेटिक फ्लक्स में, जो चेंज आएगा वो इक्वल चेंज आएगा। कैसा, डिक्रीजिंग। हर बार थोड़ा थोड़ा एरिया कम हो रहा है पर कांस्टेंट एरिया, हर बार एरिया की वैल्यू इक्वली कम हो रही है। तो ऐसी कंडीशन में जो EMF होगा वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि फ्लक्स का रेट क्या है, कांस्टेंट है। सेम ऐसे स्क्वायर में आ जाओ, तो पहले इतना पार्ट गया, फिर इतना पार्ट, तो हर बार इक्वली पार्ट ही बाहर निकलेगा। समझ में आ रही है, हर बार मैग्नेटिक फील्ड से थोड़ा थोड़ा इक्वल पार्ट बाहर जाएगा, तो इसके लिए भी रिजल्ट क्या रहेगा, कांस्टेंट। अब आ जाओ सर्किल के लिए। अभी देखो सर्किल के साथ क्या समस्या है, पहले इसका इतना पार्ट गया, देखो थोड़ा पार्ट गया, थोड़ी देर बाद और बढ़ा, फिर एकदम मैक्सिमम हुआ, फिर देखो कम होना शुरू हुआ। यानी एक बार जो है एरिया का अमाउंट कम निकला, फिर ज्यादा निकला, फिर कम निकला, तो फ्लक्चुएट करा। फ्लक्स फ्लक्चुएट करेगा तो EMF क्या रहेगा सर, नॉट कांस्टेंट, मतलब वेरी करेगा। और सेम सर ऐसे इसका पहले इतना पार्ट, फिर पार्ट, फिर ज्यादा, फिर कम, मतलब इन दोनों के लिए सर कांस्टेंट नहीं रहेगा। ढूंढो कहीं लिखा है, द सर्कुलर एंड एलिप्टिकल लूप्स, इनके लिए कांस्टेंट नहीं रहेगा। सीख गए, बढ़िया था क्वेश्चन, मजा आई, अच्छा लगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल इज गिवन बाय इक्वेशन। ठीक है, एक इक्वेशन में गिवन की गई। इस तरह के बेसिक क्वेश्चन हमें मिल सकते हैं। ठीक है, 21 में आया था, ऐसा ही कंटेंट 25 में आया था, बस वैल्यूज चेंज थी यहाँ पे। 5t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 16। ठीक है, ये फ्लक्स दिया, हमसे क्या मांगता है, EMF। तो EMF का फॉर्मूला माइनस डी फाइव बाई बेटा क्या होता है, dt होता है, सिंपल है। ओके, आज वैल्यू रखते हैं, तो d, तो 5t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 16 और डिवाइडेड बाई dt। भाई देखो तुम्हें इसका फॉर्मूला आना चाहिए। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला मैं फिर से लिख देता हूं, मान लो तुम भूल गए हो, बहुत बार मैंने बताया है। क्या होगा,
पावर आगे आ जाती है और उस टर्म में एक पावर कम हो जाती है, बस इतनी सी बात होती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो पावर आगे आएगी और एक पावर कम करो, तो 5 में अब 2 आ गया है तो 5 2 10, और टी में एक पावर कम करो तो टी बचा, प्लस इसके बाद देखो टी में एक पावर लगी है, ये आगे आएगा तो 3 से मल्टीप्लाई होकर 3 हुआ, टी में एक पावर कम करो तो टी पे पावर 0 होगी, मतलब टी पावर 0 का काम खत्म सर। फिर प्लस ये कांस्टेंट, इसमें कुछ भी नहीं है तो इसका आंसर 0 होगा, तो फाइनल क्या आया तुम्हारे पास 10t प्लस। ठीक है, ये तुम्हारा EMF आया कैसा, माइनस में। यहां तक कोई दिक्कत समस्या परेशानी? अब मांगा कितने पे, t इक्वल टू 4 पे मांगा, चलो 4 रखो यहाँ पे, तो 10 4 से 40 हो गया बेटा, प्लस 3 कितना हो गया, माइनस का 43 EMF मतलब वोल्ट। है कोई ऑप्शन, है कोई ऑप्शन, माइनस 43। ठीक है, हो सकता था यहाँ पे प्लस का भी 43 लिखा होता, समझ गया बात को, तो ऐसी कंडीशन में माइनस के ही साथ जाते। हो सकता था कि यहाँ पे माइनस कहीं लगा ही नहीं होता, केवल 43 लिखा होता, तब भी आप तुम 43 के साथ जाते। ठीक है, तो समझो अगर मुझे 43 वोल्ट और माइनस 43 वोल्ट में चूज करने के लिए तो आप हमेशा नेगेटिव साइन के साथ जाओगे, दैट इज क्लियर। आई बात समझ में? ओके, आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कॉइल ऑफ एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर इज केप्ट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। ठीक है, तो आप ऐसे पहले कॉइल ले लो, यहां से जो मैग्नेटिक फील्ड निकल रही दैट इज द बी, तो मैग्नेटिक फील्ड इस सरफेस के साथ जो एंगल बना रही है वो कितना बना रही है, 30 डिग्री का बना रही है। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, 10 टू द पावर -1 टेस्ला है। ओके, फिर क्या बोला गया आगे, द मैग्नेटिक फील्ड इज रिड्यूस्ड टू 0 इन 10 टू द पावर -4 सेकेंड। देखो पहले B1 था 10 की पावर -1 टेस्ला, से बड़े सिंपल क्वेश्चन होते हैं, इसमें कुछ मुश्किल नहीं होता। फिर B2 थोड़ी देर बाद 0 हो गया, तो जो चेंज है फिर बहुत तेजी से चेंज हुआ, तो dB/dt आया। भाई dB/dt कितनी देर में, तो भैया यहां से यहां 0 हुआ, समझ में आया, 0 हुआ, क्या बात समझ में आई? तो 0 माइनस 10 की पावर -1 कितनी देर में हुआ ऐसा काम, इतनी देर में, कब कहां गया क्वेश्चन, कितनी देर में, कितनी देर में सर, 10 की पावर -4 सेकंड में, तो ये लिखा। ठीक है, दिस पार्ट इज गिवन। ओके, यहां तक बात समझ गया, सिंपल। ओके, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। तुमसे बोले इंड्यूस्ड EMF ऑफ अ कॉइल, EMF इस कॉइल में इंड्यूस्ड EMF निकालना है। ठीक है, तो EMF निकालने के लिए हमको क्या चाहिए होगा भैया, फ्लक्स का चेंज चाहिए होगा, d∅dt चाहिए होगा। ठीक है, अब d∅dt का चेंज कैसे लिखोगे, तो यहाँ लिखा d, यहाँ लिखा b a cos थीटा, अपॉन में क्या लिखा बेटा, dt लिखा। आगे बढ़ो, तो देखो इसमें b वेरिएट कर रहा है, तो a तो कांस्टेंट उठा के बाहर ले आओ, cos थीटा कांस्टेंट है बाहर ले आओ, फिर लिखो dB/dt। यहाँ तक कोई दिक्कत समस्या, जैसा दिया हो वैसा कर लो, कर लिए। ओके, अब जरा देखो क्या करोगे, यहाँ पे a की वैल्यू रखनी भाई हमको, दिस इज द a। ठीक है, तो a कितना दिया है क्वेश्चन, अच्छा देख लेते हैं पहले a कितना दिया है भाई हमको, तो a दिया 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, तो ये लिखा 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर, मतलब मीटर में कन्वर्ट करो, -4 हो गया। अभी cos थीटा यहां गलत करोगे तुम। ठीक है, इसने सरफेस के साथ एंगल 30 दिया है, एरिया वेक्टर के साथ नहीं दिया, तो इस सरफेस का जब तुम एरिया वेक्टर बनाओगे, इस सरफेस का जब तुम एरिया वेक्टर बनाओगे तो समझना ऐसे, मान लो ऐसे कॉइल दिया, ये कॉइल है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे निकल रही है, देखो ये कॉइल है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे 30 का एंगल बना के ऐसे जा रही है। ठीक है, कॉइल के साथ, लेकिन इसका एरिया वेक्टर तो ऐसे होगा ना, एरिया वेक्टर और कॉइल के बीच का एंगल चाहिए होता है, तो वो हमेशा कितना बचेगा बेटा, माइनस करोगे 90 से, तो आंसर कितना आएगा, थीटा इज इक्वल टू 60 आएगा, यानी यहाँ क्या रखोगे, 60 रखोगे। ठीक है, तो रखो cos 60 डिग्री रख दे, कोई दिक्कत परेशानी। अब dB/dt तुम पहले निकाल चुके हो, तो क्या लिखा है, माइनस का 10 की पावर -1 अपॉन 10 की पावर -4, और ऑलरेडी हम पहले से माइनस को लेके चल रहे हैं। ठीक है, समझ गए बात को, कुछ मुश्किल लग रहा है? नहीं सर, आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आओ, तो देखो ये 100 है, ये -4 से -4 निपटा दिया, -1 और 100, तो क्या बचेगा बेटा, मेरे पास एक 10 बचेगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो मेरे पास केवल 10 बचा। cos 60 का मतलब कितना होता है, 1/2 होता है, तो कितना आ गया, 5 वोल्ट आ गया। है कोई ऑप्शन में 5? कॉन्सेप्ट से नहीं हटना, चाहे जो हो जाए, ये वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, कॉन्सेप्ट से नहीं हटना है, आंसर कहीं कुछ भी लिखा हो, किसी ने कुछ भी बता दिया हो, कॉन्सेप्ट से ही जाना है, समझ गए बात को? ओके, वेरी गुड, आते हैं असर्शन पे। आ गया असर्शन हमारे सामने, क्या लिखा, अ करंट कैरिंग लूप मेड ऑफ वायर ऑफ लेंथ L is placed in a magnetic field, it experiences a torque which is greater than the torque on a circular loop made of same wire carrying the same in the same magnetic field। ओके, कह रहे हैं कि हमने एक सेम वायर लिया, एक रेक्टेंगुलर लूप बनाया, एक सर्कुलर लूप बनाया, और कह रहे हैं कि इसका जो टॉर्क है हमारे रेक्टेंगुलर का वो ग्रेटर देन है हमारे सर्कुलर से। अब इन्होंने रीजन क्या दिया, अ स्क्वायर लूप ऑक्यूपाइज मोर एरिया देन अ सर्कुलर लूप बट बोथ मेड ऑफ द सेम वायर ऑफ द सेम लेंथ। वो बोल रहे हैं कि ये ज्यादा एरिया कवर करता है अगर मैं उसी लेंथ का, जैसे मेरे पास ये लेंथ है, इतनी लेंथ में ये बनाऊं, इतनी लेंथ में मैं ये बनाऊं, तो इसका एरिया ज्यादा होगा और इसका एरिया कम होगा। सर सिंपल सी बात है, अगर इसका एरिया ज्यादा हुआ तो बेटा इसका फ्लक्स
भी ज्यादा होगा, इसका फ्लक्स का टर्म भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन समझ में आ रहे, फ्लक्स कम हो जाएगा। ईएमएफ की बात आती है तो उसमें भी चेंजेस आते हैं। फिलहाल क्वेश्चन ने बस इतना बोला कि टॉर्क, तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है भाई, एम बी साइन थीटा। अब m क्या होता है, तो m होता है बेटा i इंटू ए। देखो a का पार्ट आया ना, जिसका a ज्यादा उसका टॉर्क ज्यादा, तो ये ज्यादा होगा। सर ये बात भी सही, ये बात भी सही है, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। गेट इट, आया। चलो अगले क्वेश्चन पे, यू आर रिक्वायर्ड टू डिजाइन एन एयर फिल्ड सोलेनॉइड। तुमसे बोला गया है कि तुम्हें एक सोलेनॉइड बनाना जिसके अंदर एयर होनी चाहिए। बस सेल्फ इंडक्टेंस तुमको पहले से बता दिया कि भाई उसका इतना सेल्फ इंडक्टेंस रखना, लेंथ तुम्हें इतनी गिवन की गई है, रेडियस तुम्हें इतना दे दिया गया, ये कुछ टर्म्स बता दिए गए कि इतना ही रहना चाहिए, आपको बनाना है। तो आप बताओ नंबर ऑफ टन्स इन द सोलेनॉइड शुड बी, तो कितने नंबर ऑफ टन्स तुम रखोगे कि आंसर ऐसा कुछ बनके तैयार हो जाए, नंबर ऑफ टन्स। ठीक है, तो पहले इंडक्टेंस का फॉर्मूला देखो क्या होता है, L इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाई एल। पहली बात तो ये, कोई फाई वाई से करने नहीं जाएगा। सेल्फ इंडक्टेंस का ये फॉर्मूला कैसे पता चला सर, यही यूज करना भाई। देखो लेंथ बोल रहा है, वो रेडियस बोल रहा है, रेडियस बोल रहा है मतलब एरिया से रिलेट करेगा, तो ये फॉर्मूला तब जाके हम यूज कर पाए। आई बात समझ में, आई बात समझ में, ओके वेरी गुड। एल की वैल्यू बोलो 0.016 हेनरी इज इक्वल टू म्यू नॉट की वैल्यू क्या होती है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7। एन का स्क्वायर हमें निकालना है बेटा, एरिया है पाई आर स्क्वायर, तो देखो लिखा पाई आर की वैल्यू में लिखोगे 2 इंटू 10 टू द पावर -2 का होल स्क्वायर। ठीक है, 0.0 था, कन्वर्ट कर दिया। लेंथ कितनी 0.81 मीटर, तो मैं से 8.1 इंटू 10 टू द पावर -1 लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं सर, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ तो देखो क्या मिलेगा हमको, इसको मैं थोड़ा कन्वर्ट करना चाहता हूं 16 वाले भैया को, तो अगर मैं से लिखूं 16 तो 1 2 3 यानी 10 टू द पावर -3, 4 पाई, थोड़ा नीचे आ जाओ बेटा, 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 इंटू एन स्क्वायर इंटू पाई, सर 2 का स्क्वायर 4 10 की पावर -4 अपॉन में आ जाओ 8.1 इंटू 10 टू द पावर -1। यहां तक कोई दिक्कत समस्या सर, 4 और 4 ले डूबे इनको। ठीक है, -1 ऊपर जाएगा, -4 से मिलेगा तो उसको -3 कर देगा, तो ये -3 इनके -3 को ले डूबा। सर कोई दिक्कत समस्या बताओ, नहीं सर 8.1 इधर लाइए, तो 8.1 अपॉन पाई इंटू पाई क्या बन गया बेटा, पाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बना, एन स्क्वायर। ये -7 इधर जाएगा, अपॉन में लगा देते हैं पहले, फिर अगले स्टेप में तुमको दिखाएंगे कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, चलो देखो अभी क्या हुआ, हमने 8.1 ठीक है इंटू 10 की पावर 7 अपॉन में बेटा आया पाई का स्क्वायर। 8.1 को एक जीरो जरा दे दो तो ये 81 बन गए पाई स्क्वायर, और इंटू 10 की पावर 6 और इज इक्वल टू बेटा यहाँ क्या बचा है हमारे पास, एन स्क्वायर। अब जरा इनके ऊपर रूट लगा दिया जाए। ठीक है, तो 81 अपॉन में क्या लिखा है पाई स्क्वायर और 10 की पावर 6 इज इक्वल टू एन। जरा और अच्छे से सॉल्व करिए, तो 81 से कौन बाहर जा रहा है बेटा, 9 9 जा 81, पाई से केवल पाई आ गया और 10 की पावर 6 से आ गया 10 की पावर 3। ठीक है, कैलकुलेशन समझ में आ रहा है, ओके। तो सर 9 डिवाइडेड बाई 3.14 इंटू 10 की पावर 3, तो 3.14 का मतलब अगर मैं इसको ऑन अप्रॉक्स लेके चलूं 3.2 इंटू 10 टू द पावर 3, तो आ जाओ चलो सर डिवाइड कर लिया जाए, है ना। तो 9 9 9 2 जा, ये सर 3.2 जाएगा 2 टाइम्स। तो अगर मैं इसे यहाँ कैलकुलेट करूँ, चलो आ जाओ कैलकुलेट करते हैं बेटा जल्दी से। तो ये बनाया मैंने 9, ये बनाया मैंने 3.2, ये 2 टाइम्स लेके जाओ, यहाँ लिखो 6.4, ये लिखो 0, यहाँ लिखो 6, और इसने कैरी दिया था तो 8 से 2 गया 26, मतलब 260 के आसपास। ठीक है, 8 3 24, तो 8 टाइम्स लेके चले बेटा, तो 8 लिखा मैंने, 8 2 16, 1 8 3 24, 256। ठीक है, अगर मैं यहाँ 0 लगाता हूँ तो कितने टाइम आया, 8 टाइम्स आया, तो 256 की कुछ कहानी मिल रही है। एक बार जरा ऑप्शन देख लीजिए कि सही जा रहे हैं या गलत जा रहे हैं, है कोई 28 वाला, 2528, लो हो गया, बस इतना ही करेंगे और नहीं करेंगे, ज्यादा मेहनत नहीं करनी, हो गया, आंसर आ गया, खत्म बात। अगले आप पे आ जाओ, असर्शन, इट इज डिफिकल्ट टू मूव अ मैग्नेट इनटू अ कॉइल ऑफ लार्ज नंबर ऑफ टन्स व्हेन द सर्किट ऑफ द कॉइल इज क्लोज। ठीक है, वो कह रहा है नंबर ऑफ टन्स खूब सारे सर्किट, नहीं चलो ये वाला नहीं, और सिंपल वाला। ऐसे मान लो कि एक कॉइल है, खूब सारे उसमें टन्स है ऐसे करके। ठीक है, अब तुम एक मैग्नेट लेके आ रहे हो और तुम चाहते हो कि ये मैग्नेट मैं इसके अंदर एंटर करा दूं, तो इंटर कराने में तुमको बड़ी ताकत लग रही, बोला डिफिकल्ट है, मुश्किल है। ऐसा क्यों, तो बोला डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन अ कॉइल व्हेन इट इज सर्किट क्लोज ड्यू टू द मोशन ऑफ मैग्नेट इज सच दैट अपोजेस द कॉज। देखो बेटा हुआ क्या, यहाँ लेंज लॉ लग गया। कैसे लगा, देखो जैसे नॉर्थ पोल तुम इसके पास लाए तो नॉर्थ के पास भैया मैग्नेटिक फील्ड लाइन से, मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसके अंदर आई तो इन्होंने क्या बनाया, फ्लक्स बनाया। तुम धीरे धीरे चले आ रहे हो ना, तो ये बदल रहा है, ये बदलेगा तो फ्लक्स बदलेगा, किसके साथ, टाइम के साथ। तो कौन बनेगा, ईएमएफ। ईएमएफ बना तो कौन बना बेटा, करंट। यहां तक कोई दिक्कत, करंट बन गई। अभी क्या होगा, जैसे इसके अंदर करंट बनी तो करंट कहेगा कि मैं आया क्यों,
लेंज लॉ आएगा ना, करंट जैसे बनी तो करंट की डायरेक्शन डिसाइड करनी ना। तो करंट पहले पूछेगा मैं आया क्यों, तो वो बताएगा कि ईएमएफ बना। ईएमएफ कहेगा तुम कैसे है, तो बोले फ्लक्स का चेंज। फ्लक्स का चेंज क्यों हुआ, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है, बदल रही है। तो अभी एक्चुअल रीजन क्या है, तो देखो ये सब में सबसे आसान, जब भी इस तरह का कोई टर्म देना तो सबसे बढ़िया रीजन ढूंढो कि कौन सा पोल है, नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल आ रहा है मेरी तरफ, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड बढ़े। तो रीजन क्या है, नॉर्थ पोल का आना, नॉर्थ पोल का आना। तो इसका अपोज कैसे करोगे, नॉर्थ पोल को रोक के। अब नॉर्थ पोल रोकने के लिए तुम तो चले नहीं जाओगे, तो अंदर एक ऐसी करंट बनाओ कि नॉर्थ पोल रुक जाए। तो नॉर्थ पोल को रोकने के लिए कौन सा पोल होना चाहिए, नॉर्थ होना चाहिए। कौन सा पोल होना चाहिए, कौन सा पोल होना चाहिए बेटा, चलो हटो बाहर। कौन सा पोल होना चाहिए, नॉर्थ। ओहो, कौन सा पोल, नॉर्थ पोल। ठीक है, अभी जब नॉर्थ पोल सर ऐसे ऐसे घूमेगा तो इसके अंदर करंट बनेगी। अब देखो नॉर्थ अंदर बन गया ना लेंस से, तो अब जब नॉर्थ अंदर आने की कोशिश करेगा तो क्या होगा, रिपल्शन होगा। तभी तो डिफिकल्ट हो रहा है। क्या बात समझ में आई, क्यों डिफिकल्ट हो रहा है, बात समझ में आई सर। तो ये बात भी सही हो गई, ये बात भी सही होगी। ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लेट्स डू इट सर, आगे बढ़ते हैं फास्ट, है ना, तेजी से। अगला क्वेश्चन, शो दैट द एनर्जी रिक्वायर्ड टू बिल्ड अप द करंट आई इन अ कॉइल ऑफ इंडक्टेंस L इज हाफ Li स्क्वायर। आपको क्या करना है, इंडक्टर के अंदर एनर्जी बना के देनी है कितनी, हाफ Li स्क्वायर। चलो इसका डेरिवेशन करना, करा जाए, सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं। कैसे शुरू करेंगे सर, आ जाओ। देखो सबसे पहले तो तुम्हें पता हो कि भाई ईएमएफ और बाकी चीजें क्या होती है। देखो जब भी रास्ता सीख लो, जब भी तुमसे एनर्जी स्टोर करने की बात करें तो तुमको हमेशा वर्क डन करना पड़ेगा। हमेशा कैलकुलेट करो वर्क डन, और वर्क डन जैसे तुम निकालोगे इसके बराबर पहुंचोगे, यानी कौन सा मेरा वर्क डन का होगा। ओके, यहां तक कोई दिक्कत समस्या, ठीक है। अब जैसे मैंने इसके अंदर कोई करंट आई फ्लो कराई, फ्लक्स ईएमएफ सब बनेगा। अभी जो आई है वो मेरी टाइम के साथ क्या होनी चाहिए, वेरिएबल। तो मैं यहाँ पे टाइम वेरिएबल करंट फ्लो कराऊंगा, तभी तो सेल्फ इंडक्टेंस डेवलप होगा। ठीक है, ओके। अब समझो, जैसे सेल्फ इंडक्टेंस हो यानी ईएमएफ बना, इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस एल डी आई बाई डी टी। यहां तक कोई दिक्कत समस्या परेशानी, नो सर, नो सर, नो सर। यहां तक समझ गए, ओके। जैसे ही ईएमएफ बना, जैसे ही ईएमएफ बना तो इसके अंदर क्या होगा, करंट और बाकी चीजें फ्लो करना शुरू हो गई। ठीक है, तो अब मैं लिखता हूं यहां पे वर्क डन इन इंडक्टर अपोजिट टू इंडक्शन। ठीक है, क्या होगा वर्क डन, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू, भाई सिंपल छोटा सा काम। तो सर वर्क डन इज इक्वल टू, तो एक फॉर्मूला हम यूज करेंगे, वो याद रखना सर। पावर का जो फॉर्मूला होता है वो वर्क डन अपॉन टाइम होता है। तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, पावर इनटू टाइम होता है। तो यही फॉर्मूला हम यहाँ यूज करेंगे। तो क्या बना बेटा, P इंटू डी टी। क्या यहां तक कोई दिक्कत समझ में आई, पावर इंटू टाइम का फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। बताओ कोई प्रॉब्लम है आपको, सिंपल, ओके। चले आगे बढ़े, ठीक है। अब इसी को ओपन करो तो P इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, अब आगे P इज इक्वल टू होता है बेटा V इंटू आई। तो यहाँ पे V का काम कौन कर रहा है सर, मेरा EMF कर रहा है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा EMF इंटू आई और यहाँ लिखूंगा dt। यहाँ तक कोई दिक्कत समस्या परेशानी हो तो बताओ, नहीं है ना सर। और चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब E का फॉर्मूला देखो, वो निकाल के लाया मैं, ये निकाल के लाया, माइनस एल डी आई बाई डी टी और मल्टीप्लाई में dt। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताओ, है कोई समस्या, नहीं सर dt dt उड़ा दे, हाँ उड़ा दे, लो उड़ाई दिया। आगे अब क्या करना है, मुझे नेट वर्क डन चाहिए, पूरा पूरा दो। तो सर डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन मानो, तो लगा दो इंटीग्रेशन। ठीक है, तो यहां माइनस, चल अंदर ही रखते हैं, एल डी आई। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताइए, है कोई समस्या परेशानी, बताओ सर, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े। यहां तक कोई दिक्कत समस्या, अच्छा हाँ सर है, क्यों नहीं बोल रहे भैया, आई छूट रहा है, समस्या तो थी, अभी गड़बड़ा जाता मामला। ठीक है, आगे बढ़ो सर, माइनस बाहर कर दो, कर दिए, एल भी बाहर कर दो, कांस्टेंट है, आई और बचा डी आई। अब आई और डी आई का इंटीग्रेशन भाई जीरो से लेके किसी आई तक कर दो। चलो मैं बड़े वाले आई तक कर देता हूं। तो चलो आ जाओ, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला सर, जो पावर होती है वो जुड़ जाती है, तो क्या हो गया आई स्क्वायर। जो पावर ऊपर आती है वही नीचे लिखनी पड़ती है, तो ये देखो नीचे लिख दिया। ठीक है, यहाँ लिखा माइनस का एल। यहाँ तक बताओ कोई दिक्कत है तुमको, कोई समस्या सर, इज इक्वल टू चल रहा है हाफ यहाँ पे, फिर जीरो से लेके कैपिटल आई तक हम इंटीग्रेशन करेंगे ताकि फॉर्मूला लुक लाइक जैसा वहां मिल रहा था वहां दिख जाए हमें। तो बेटा 2 बाहर करो तो बन गया हाफ एल आई स्क्वायर। ठीक है, अब आई कैसे करते हैं, तो एक बार क्या करना होता है, आई की जगह कैपिटल आई रखो, एक बार जीरो रखो, एक एक स्टेप कर रहे हो, अदरवाइज कोई मतलब नहीं है। तो मैं पता है ये सारी चीजें, फिर हाफ एल आई का स्क्वायर। ठीक है, दैट्स योर वर्क डन। और कैसा आया भाई, माइनस का वर्क डन आया, आया कि नहीं आया, आया, ओके। और एज वी नो डैट कि वर्क डन इज इक्वल टू नेगेटिव इन चेंज इन एनर्जी। जो भी होता है पोटेंशियल एनर्जी का नेगेटिव टर्म होता है। ठीक है, तो जैसे ही मैं नेगेटिव इज इक्वल टू करूंगा तो सर जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी, देखो भाई पोटेंशियल एनर्जी कभी सिंगल डिफाइन ही नहीं होती, वो हमेशा चेंज डिफाइन होती है। फिलहाल हम ऐसे लिख रहे हैं, तो यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ, तो हाफ एल आई स्क्वायर, इसलिए रिजल्ट तुमको कैसे मिल गया, पॉजिटिव मिल गया।
सीख गए, सिंपल था, कोई दिक्कत समस्या परेशानी हो तो बताइए। ओके, आगे क्या क्वेश्चन बोला, कंसीडरिंग the case of magnetic field produced by air filled current carrying solenoid show that the magnetic energy density of magnetic field B is equal to B square by 2 mu naught। देखो ये भी डराइव करना, आओ इसको भी उड़ाते हैं। देखो ये भी मुश्किल नहीं है, एक ही चट्टे बट्टे। देखो तुम्हें क्या पता है, तुम्हें पता है एनर्जी होती है हाफ Li²। ये तुमसे क्या चाहते हैं जानते हो, ये तुमसे चाहते हैं एनर्जी डेंसिटी चाहते हैं। अभी एनर्जी डेंसिटी पता है कैसे डिफाइन होती है, U अपॉन वॉल्यूम से डिफाइन होती है। कैसे, U अपॉन वॉल्यूम से डिफाइन होती है। तो बेटा देखो हाफ Li², पूरे वाले पार्ट को भाई तो वॉल्यूम मतलब V होगी, ठीक है। अभी जो हमको आंसर चाहिए, हमारे आंसर में ना, हमारे आंसर में B आना चाहिए, म्यू नॉट आना चाहिए, ये Li ये सब नहीं रहना चाहिए। तो ये सब टर्म हटाओ और उनको लेके एंटर करो, ठीक है। तो उनको लेके एंटर करने के लिए थोड़ी बहुत जानकारी हो, जैसे कि क्या क्या जानकारी हो वही देख लेना। आओ समझो, देखो L का टर्म आया है यहाँ पे, वो नहीं चाहिए। I का टर्म आया है भैया, वो भी नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए तुम्हें, आज वो वैल्यू रखो। तो देखो सर, B इज इक्वल टू, होता है कि नहीं होता, होता है सर। अगर मैं यहाँ I की वैल्यू निकालूं तो B अपॉन में म्यू नॉट n आ जाए कि ना आ जाए, बताओ। कोई दिक्कत समस्या परेशानी यहां तक हो जाएगा, हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम हुई, ठीक है सर। अभी L को भी हटाना है, L को भी नहीं रखेंगे अपने पास। तो L का क्या लिखोगे भाई, इंडक्टर का फॉर्मूला तो म्यू नॉट, फिर क्या होता है यहाँ पे भाई, n का स्क्वायर होता है, होता है कि नहीं होता, फिर A होता है और L होता है। सर देखो ये भी फॉर्मूला आ गया, दोनों आ गए हमारे पास। चले इन दोनों को लेके आए हो, हम दोनों को लाके यहाँ पे बढ़िया से रखेंगे, ठीक है। रखा जाए, एक एक स्टेप देखेंगे हम। टंग टंग, अरे यार चल आजा रखो। तो लिखो बेटा हाफ L की जगह लिखो म्यू नॉट n² AL, ठीक है। और फिर मल्टीप्लाई में आओ बेटा, I का स्क्वायर मतलब क्या हो गया, B का स्क्वायर, म्यू नॉट का स्क्वायर बेटा n का स्क्वायर, ठीक है। अपॉन में वॉल्यूम चल रहा, तो वॉल्यूम कैसे बनेगा बेटा, एरिया इंटू लेंथ से बनेगा। तो एरिया इंटू लेंथ से हम ये ले डूबेंगे, ठीक है। म्यू नॉट का यहाँ पे क्या हुआ बेटा, स्क्वायर हुआ है। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, म्यू नॉट का हुआ स्क्वायर, तो एक म्यू नॉट के स्क्वायर से एक म्यू नॉट ले डूबते हैं, n स्क्वायर से n स्क्वायर उड़ा देते हैं। और सर दिक्कत तो नहीं होगी भाई, आएगा ना, हाँ आएगा। चलो आगे बढ़ो। तो मेरे पास बचा बेटा हाफ, मेरे पास बचा बेटा B², नीचे से एक म्यू नॉट बचा लिए थे, और कुछ तो नहीं बचा है, यही चाहिए था, हो गया सर, आ गया। देखो ये लिखा B² अपॉन में 2 म्यू नॉट, है इजी। तो U बाई V क्या बन गया भैया, एनर्जी डेंसिटी बन गया। तो इसको थोड़ा अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर लेना, और कुछ करना नहीं। डेराइव, गेट इट, ठीक है। एक स्टेप आता है तो अगला स्टेप इजी तरीके से हो जाता है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, उससे पहले फोन देखते हैं। चलते रहो चलते रहो। ओके, अगला क्वेश्चन, अ सर्कुलर कॉल ऑफ डायमीटर 15 mm हैविंग 300 टन्स, ठीक है। पहले लिखो भाई, कह रहा है डायमीटर 15 mm का है, तो बेटा रेडियस कितना होगा, 15/2 mm का होगा। टन्स कितने हैं इनके पास, 300 है, कोई दिक्कत नहीं। आगे, इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 30 मिली टेस्ला, कितना बेटा, 30 मिली टेस्ला, मतलब मैग्नेटिक फील्ड कितनी गिवन की, 30 मिली टेस्ला, ठीक है, 30 मिली टेस्ला। ओके, सच दैट द प्लेन ऑफ द कॉइल इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड दिया, तो बेटा थीटा तुम्हारा कितना बन गया, 0 डिग्री बन गया, ठीक है, बहुत बढ़िया। द मैग्नेटिक फील्ड इज रिड्यूस्ड यूनिफॉर्मली 0 अच्छा देखो समझो, पहले 30 थी, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है टाइम के साथ कैसे चेंज हुई, तो 30 से बेटा 0 हो गई, ठीक है। 30 से 0 हो गई कितनी देर में, 20 मिली सेकेंड में। आगे क्या है, अगेन इंक्रीज यूनिफॉर्मली 30 मिली सेकेंड इन 40 मिली, अच्छा 30 मिली टेस्ला। अब दोबारा देखो क्या हुआ, फिर से इसका चेंज हुआ, और अगली बार जो चेंज हुआ वो 0 से बढ़ के वापस 30 हो गया, फिर से 30 हो गई, लेकिन इस बार जो टाइम लगा वो कितना लगा बेटा, 2 गुना का लग गया, ठीक है, 2 गुना के लग गया। बताओ, इफ द EMF इंड्यूस इन द टू टाइम, दोनों टाइम पे अगर EMF बना हो, पहला EMF E1 हो, दूसरा E2 हो, तो बताओ E1/E2 कितना होगा। अरे देखो बहुत सिंपल से क्वेश्चन, कैसे करोगे देखो ध्यान से। EMF इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, तो d∅dt होता है माइनस का। आगे यहां पे आओगे तो क्या लिखोगे बेटा, BA cos थीटा डिवाइडेड बाई dt, भाई cos थीटा तो खत्म करके cos 0 1 हो गया, ठीक है। अब तुम्हारे पास जो बचा वो टर्म जरा देखो ध्यान से, हमारे पास एरिया सब सेम है, हमारे पास जो टर्म बचा वो dB/dt का है, इसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो EMF जो है वो सीधा सीधा dB/dt से रिलेट कर रहा है कि नहीं, E1 का भी E2 का भी। अब जरा देखो पूरा क्वेश्चन एक लाइन में खत्म, कैसे करोगे देखो ध्यान से। मैं लिखूंगा पहले E1 इज इक्वल टू, तो माइनस dB1/dt, फिर डिवाइडेड बाय बेटा E2 करना है ना, करना है E2, तो लिखो माइनस का dB2/dt, तो ये 1 है ये 2 है। अब जरा देखो dt2 ऊपर गया तो 40 मिली सेकेंड का था, यहां रखो, ठीक है, अपॉन, तो d जो चेंज आया था वो बेटा तो 30 का ही आया था, कोई दिक्कत ही नहीं। अपॉन में फिर यहाँ पे आ जाओ, तो भाई dB2 उसमें भी सर 30 का ही चेंज हुआ था, बढ़ा था, तो क्या हुआ, dt1 नीचे खिसक के आ गया, तो t1 नीचे खिसक के आया था, कितना था, 20 मिली सेकेंड का,
तो 30 30 तो सर सेम है, 20 से कट करोगे बेटा 2 आएगा, और इनके दोनों के पास माइनस से माइनस माइनस कट कर दो, तो फाइनल आंसर कितना आ गया 2 है कोई ऑप्शन देखो, हाँ यू मिल ऑप्शन नंबर सी के साथ। ठीक है, समझ गए? ओके आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन जरा देखो क्या लिखा हुआ है, एक हमें फिगर मिला हुआ है, बोला है इन एक्स इज अ कॉइल वाउंड ओवर अ होलो वुडन पाइप। ठीक है, एक फिगर एक्स है, एक पाइप है, ठीक है, और वुडन पाइप है, इसके ऊपर क्या किया गया, ऐसे वाउंडिंग की गई है। अभी क्या बोला, अ परमानेंट मैग्नेट इज पुश्ड एट अ कांस्टेंट स्पीड, ये परमानेंट मैग्नेट है, v स्पीड से देखो अंदर जा रहा है ना, और फिर इट कम्स आउट एट द लेफ्ट एंड, और फिर यहां से बेटा बाहर भी निकालेंगे। क्लियर है, बहुत बढ़िया। ओके, ड्यूरिंग द एंट्री एंड एग्जिट, एंट्री करते समय और एग्जिट करते समय द मैग्नेट ऑफ द मैग्नेट द करंट इन द वायर वाइजेड वायर, देखो ये दिख रहा है, विल बी फॉर्म। तो मुझे क्या करना, डायरेक्शन ऑफ करंट बतानी, बहुत सिंपल है। देखो कैसे करोगे, ये कॉइल का पार्ट है, तुम क्या लेके एंटर कर रहे हो भाई, देखो एकदम सिंपल होता है, कुछ सोचना नहीं, ये नॉर्थ है ये साउथ, नॉर्थ लेके जा रहे हो तो नॉर्थ को रोकेगा, अपोज करेगा, ये अपोज करने के लिए यहाँ क्या बना देगा, नॉर्थ। अब नॉर्थ के अकॉर्डिंग डायरेक्शन ऑफ करंट कैसे होनी चाहिए, तो भाई देखो नॉर्थ की दोनों टांगे पकड़ के घुमाओ, तो ये बनी करंट। करंट कैसे घूमनी चाहिए बेटा, ऐसे से। ठीक है, तो जब करंट ऐसे ऐसे घूमते चले, समझना मेरी बात, देखो ये करंट ऐसे दिख रही है यहां से, तो नॉर्थ किससे करंट ऐसे से घूमी होगी, ऐसे घूम के यहां पहुंचेगी और फिर यहां पहुंचेगी, यानी y2z। तो पहला सर जब एंट्री कर रहा है तो क्या बना, y2z बना। अभी क्या हुआ, अब ये बाहर जा रहा है, ठीक है, अब देखो ये बाहर निकलेगा, जब ये बाहर निकलेगा तो नॉर्थ इधर होगा, साउथ, अब साउथ दूर जा रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, चलो मैं अगले स्टेप में दिखाता हूं, यहां देखो अब क्या हुआ सर, ये मैग्नेट जो है दूर जा रहा है, नॉर्थ साउथ, अभी साउथ दूर जा रहा है, तो साउथ दूर जा रहा है तो उसको रोकना पड़ेगा कि दूर मत जाओ। साउथ को रोकने के लिए कौन सा पोल बनाओगे, अगेन नॉर्थ पोल बनाओगे। कौन सा पोल बनाओगे बेटा, अगेन नॉर्थ, ताकि हम इसको क्या कर सके, अट्रैक्ट कर सके। क्या कर सके, अट्रैक्ट। अभी तो इस फेस से नॉर्थ देखे थे ना, अब इस फेस से नॉर्थ देखो, अभी नॉर्थ इधर से बना था, अभी नॉर्थ इधर से बनेगा, तो डायरेक्शन देखो बदल गई, अभी डायरेक्शन जस्ट अपोजिट हो गई, तो भाई इधर से करंट घूम के आएगा z2y। क्या बात समझ में है, कोई y2z तो दो बार लिखा है, y2z z2y, ये ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर से। समझ गए, दोनों बार नॉर्थ बनेगा, इधर से डायरेक्शन अलग दिखेगी, उधर से डायरेक्शन अलग दिखेगी। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कंसीडर टू लॉन्ग कोएक्सियल सोलेनॉइड्स S1 S2 ऑफ लेंथ L is much greater than of R and of radius R1 and R2. R2 is greater than of R1. The number of turns per unit length are N1 and N2 respectively. Derive an expression for the mutual inductance of M of solenoid S1 with respect to solenoid S2. Show that M21 is equal to M12. मतलब किसी से भी म्यूचुअल इंडक्टेंस हो, आंसर जो तुम्हारा रहने वाला वो सेम रहने वाला। तो इनको ऐसे कर देते हैं ऊपर से, कोई दिक्कत। शुरू करते कहानी, देखो ध्यान से। सबसे पहले एक तुम छोटी सी कॉइल लो, ठीक है, सेम लेंथ की। अब एक बड़ी सी कॉइल लो, लेंथ दोनों की सेम होगी, तो भाई लेंथ सेम होगी तो इसके नंबर ऑफ टर्न ज्यादा नहीं बनेंगे, छोटी वाली के ज्यादा बनेंगे। ठीक है, अब सारे टर्म्स पहले लेट कर लेते हैं। तो भाई इसकी लेंथ तो सेम है, इसका जो एरिया है वो ज्यादा होगा, भाई A1 है। ठीक है, यहां तक सब समझते चलना। इसके बाद इसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स है उसको तुम लेट कर लो बेटा, N1 लेट कर लो, और क्या लेट कर लो, इसमें जो करंट हम फ्लो कराएंगे वो I1 है। अब इनके टर्न्स को लेट कर लो भाई, तो इसका भैया N1 हो गया, एरिया A1 हो गया, करंट इसमें अगर बना तो I1 हो जाएगा, और क्या लेट कर लिया जाए बेटा, इसमें A हो गया, ये हो गया, और क्या है, करंट I1 लेट कर ली, लेंथ तो बेटा L सेम है। इतनी सब कहानी समझ में, ये सब लेट कर लिया हमने। इसके बाद देखो हम क्या करने वाले, ध्यान से समझना। हम कहेंगे कि हमने जो करंट फ्लो कराई वो बाहर वाले में फ्लो कराई है जिसमें करंट है I2। ठीक है, लेट अ करंट flowing in second coil I2। ठीक है, hence a magnetic field develops inside the coil। इसमें करंट फ्लो करा है भाई, तो सोलेनॉइड जैसा ना, तो सोलेनॉइड के अंदर कितनी करंट, कितनी मैग्नेटिक फील्ड आएगी, तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट NI2। क्या ये बात तुमको समझ में आई, ये है मेरा B2। ठीक है, कोई दिक्कत समस्या परेशानी, ये है मेरा N2। यहां तक दिक्कत तो नहीं है किसी को। ओके, अब जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी ना, देखो बेटा, अच्छा देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होंगी, यहां से जो निकलने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी, तो देखो ये तो बेटा यहां से भी क्रॉस कर रही है, इस छोटी वाली कॉइल से भी क्रॉस कर रही है, कर रही है। तो जब ये छोटी वाली कॉइल से क्रॉस करेंगी तो उसके अंदर फ्लक्स का चेंज डेवलप करेंगे। समझ में आ रही बात, समझ में आ रही भाई, म्यूचुअल का मतलब एक में करो दूसरे में आ जाए, तो अब क्या होगा देखो यहाँ पे, अब हम क्या लिखने वाले हैं ध्यान से समझिएगा। लिखेंगे चेंज
छोड़ो, चेंज से पहले हम लिखते हैं ड्यू टू B1 फ्लक्स डेवलप्स इन फर्स्ट कॉइल। कितना फ्लक्स आएगा बेटा? phi1 इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है? तो बेटा होता है BA cos थीटा होता है। ओके, कौन सी मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स बना रही? तो B2 वाली बना रही। एरिया किसका रखोगे? तो A1 वाले का रखोगे। पहले वाले का तो उसको A लिख दिया। cos थीटा कितने पे चल रहा? सारी कहानी 90 पे चले, तो एरिया वेक्टर के साथ कितना बनेगा बेटा? यहाँ पे बनेगा cos 0 डिग्री। ठीक है, तो सीधा जो phi1 तुम्हारा निकल के आया, ध्यान समझना, तो आया वो B2 इंटू A। यहां तक कोई दिक्कत समस्या परेशानी? तो ये फ्लक्स आ गया फ्लक्स। अब मैं आगे बढ़ूंगा तो यहीं से मैं आगे क्या लिखूंगा? देखो, फ्लक्स इंड्यूस्ड in all coils if the turns in coil is N1। ठीक है भाई, अभी एक से फ्लक्स इतना बना और कॉइल्स के नंबर ऑफ टर्न्स तो हमने बहुत सारे बना रखे हैं। देखो बहुत सारे बना रखे हैं, तो सब में डेवलप होगा। अगर सब में डेवलप होगा तो मैंने मान लो नंबर बोल दिया कि भाई N1 है। ठीक है, तो N1 क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, एन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो मैं इसको यहां थोड़ी देर के लिए लिख लेता हूं बेटा कैपिटल N1। ठीक है, पूरे नंबर्स को मैं कैपिटल N1 लिखूंगा। कैपिटल N1 का मतलब होता है N1 इंटू N। समझ गए बात को? ओके, वेरी गुड। आगे बढ़े, चलिए कैलकुलेशन करें। तो देखो अब निकल के आएगा भाई फ्लक्स phi1, पहले B2 की वैल्यू रखो, तो म्यू नॉट N2 I2 और मल्टीप्लाई में आ गया भैया N1L। तो भैया phi1 कितना आ गया? म्यू नॉट N1 N2 I2 और यहाँ पे L आ गया, A छूट गया, A भी आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत समस्या परेशानी यहां तक किसी को? इजी चल रहा, सिंपल चल रहा। ओके, फ्लक्स डेवलप हो गया ना। अब भाई एक में चेंज से दूसरे में ही तो हमें देखना होता है कि क्या इंडक्शन का प्रोसेस आया, तो यही तो होता है म्यूचुअल इंडक्शन। तो म्यूचुअल इंडक्शन के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? म्यूचुअल इंडक्शन के लिए मुझे इसमें जो फ्लक्स आया है, फ्लक्स ने चेंज किया, अगर फ्लक्स चेंज होगा तो क्या बनेगा? इंडक्शन होगा। कौन सा इंडक्शन? म्यूचुअल। तो वो म्यूचुअल इंडक्शन देखते हैं। ठीक है, तो देखेंगे म्यूचुअल इंडक्शन इन फर्स्ट कॉइल ड्यू टू सेकंड। तो लिखो M किस में देखना? म्यूचुअल इंडक्शन किस में हो रहा है? 1 में हो रहा है। किसकी वजह से? 2 की वजह से हो रहा है। तो क्या फॉर्मूला होता है बेटा? तो इसका फॉर्मूला होता है फाई, कौन सा फ्लक्स चेंज हुआ भैया? पहले का। किसकी वजह से चेंज हो रहा भाई? सेकंड वाले में करंट फ्लो करने की वजह से, फाई बाई आई। तो फ्लक्स पहले में बदला, करंट किस में थी? I2 में थी। ठीक है, phi1 की वैल्यू लिखो म्यू नॉट N1 N2 I2 और AL अपॉन में क्या लिखोगे बेटा? I2 लिखोगे। I2 से I2 ले डूबो। ठीक है, तो क्या बचेगा तुम्हारे पास? म्यू नॉट N1 N2 और AL। दैट्स योर रिजल्ट। आया तुम्हारा फॉर्मूला M12 का क्या आ गया बेटा? म्यू नॉट N1 N2 AL। दैट्स योर फॉर्मूला आ गया। अभी इसी फॉर्मूले को हम और किस टर्म में लिख सकते हैं? तो इसी फॉर्मूले को अगर मैं कैपिटल N के टर्म में लिखना चाहूं तो म्यू नॉट लिखोगे N1 N2 और A अपॉन में क्या आ जाएगा? L। जहां एक L ऊपर था यहाँ एक नीचे आ जाएगा। ठीक है, अभी तुम्हें याद करने की जरूरत है कैसे आया, वो मैंने वहां पे मेंशन किया था ऊपर। ठीक है, क्योंकि N इंटू L के कंपेयर में होता है। अभी शो करना था कि M21 और M12 भी बराबर होते हैं। तो एज इट इज सर, जब आप दोबारा निकालोगे 2 की वजह से 1 में, तो भी यही फॉर्मूला मिलेगा। ठीक है, तो भी सर यही फॉर्मूला मिलेगा। आप एक स्टेप और आगे कर सकते हो, सेम एज इट इज कॉपी कर सकते हो। पहले वो वाला टर्म लिखना, फिर ये वाला टर्म लिखना। तो इसका मतलब क्या हुआ सर? हेंस M12 इज इक्वल टू M21, दोनों आपस में क्या हो गया बेटा? बराबर हो गया। ठीक है, तो ये बात हमें शो करनी थी। हम लोगों ने क्या क्या आराम से बढ़िया बनाया, बेहतरीन, और करके दे दिया। 3 नंबर का ये क्वेश्चन था और हमने सर डन कर लिया। आगे बढ़े हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे। चल बढ़ते हैं, नेक्स्ट पार्ट पे आ जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या लिखा है? स्टेट लेंज लॉ एंड एक्सप्लेन हाउ दिस लॉ इज कंसीक्वेंस ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, लेंज लॉ क्या होता है? ठीक है, ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कैसे रिप्रेजेंट करता है? तो देखो सारी चीजें हमने लिख के रख दी आपके लिए। सॉरी, आपको पढ़ना है, याद करना है, समझो लेंज लॉ क्या होता है। तो लेंज लॉ अपोज करता है उस कॉज का जिसकी वजह से वो खुद डेवलप हुआ है। अपोज करता है कॉज का, कभी भी डायरेक्शन का अपोज नहीं करता। हम लोग याद कर देते हैं डायरेक्शन का अपोज, हम बोलते हैं नॉर्थ है तो साउथ होगा, साउथ है तो नॉर्थ होगा। नहीं, अपोज करना है कॉज का, ना कि कभी डायरेक्शन का। ठीक है, दैट इज द लेंज लॉ। अब कंसीक्वेंस ऑफ एनर्जी का मतलब क्या होगा कि भाई ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है। बिल्कुल करता है भाई। देखो जब तुम नॉर्थ पोल लेके आते हो
तो नॉर्थ पोल लेके आ रहा हूं ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइन से, अब इसके अंदर करंट डेवलप हो गया। अब सोचो इलेक्ट्रॉन्स दौड़ना शुरू हो गए, काइनेटिक एनर्जी बननी शुरू हो गई, इसके से मूवमेंट से बननी शुरू हुई ना। अब सोचो कि इसमें एनर्जी भी बने और ये अंदर भी चलता है और इसका अपोज भी ना हो, तो फिर कैसे पॉसिबल हो सकता है? समझो मेरी बात को। जैसे कोई नॉर्थ पोल लेके आओगे तो नॉर्थ पोल का अपोज किया जाता है यहाँ पे कि भाई तुम रुको रुको, क्योंकि अपोज करते हैं चेंज का अपोज करोगे नहीं, अगर सपोर्ट करोगे तो फिर क्या होगा? नॉर्थ पोल ऐसे लेके तुम गुजर जाओ, बढ़िया अच्छी से एनर्जी बन के तैयार होगी, तो फिर तो ये एनर्जी को एक्सेस ऑफ में कर देगा ना भाई। नॉर्थ पोल अपनी मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी लेके आ रहा है तो एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना रहा है, तो कन्वर्ट होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए? कन्वर्ट होना चाहिए। समझ गए बात को? तो जब कन्वर्ट होगा तो क्योंकि उसी से उत्तर बन रहा है, दोनों चीजें एक साथ पॉसिबल नहीं, तो इसलिए वो क्या करता है? अपोज करता है कि भाई रुको। जब वो अपोज करता है तो वहीं से शो होता है कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड। अगर दोनों चीजें एक साथ होने लगेंगी तो फिर वो वॉलेटाइल हो जाएगा, है ना? ठीक है, सॉरी वॉलेटाइल, वो वायलेट कर देगा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को। तो अभी हमने यहाँ पे ये सारी चीजें लिख के मेंशन कर दी हैं, आप इन्हें पढ़ोगे, बढ़िया से सॉल्व करोगे, याद कर लोगे। ठीक है, आते हैं हम लोग अपने सीधे न्यूमेरिकल पे और सीखेंगे न्यूमेरिकल में क्या करना है। तो ध्यान से देखो, अ स्क्वायर शेप लूप ऑफ L/2, ये स्क्वायर शेप है L/2 का, इज इनिशियली लाइंग आउटसाइड अ रीजन ऑफ अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B। ये मैग्नेटिक फील्ड B है बेटा, इसके बाहर रखा हुआ है। द लूप इज मूव्ड टूवर्ड्स राइट विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी v, ठीक है, v वेलोसिटी से चलेगा टिल गोज आउट ऑफ द रीजन, तब तक जाएगा जब तक बाहर नहीं निकल जाता। चलो ठीक है, क्या क्या बताना ध्यान से। What will be the direction of induced current when the loop enters the field and it leaves the field? ठीक है, डायरेक्शन ऑफ करंट बहुत सिंपल है। देखो, जैसे ये वाले भैया इसके अंदर इंटर करेंगे, समझना मेरी बात को, ये मान लो यहां पहुंच गए, अभी जब इंटर करेंगे तो इनका थोड़ा थोड़ा पार्ट आगे बढ़ना शुरू होगा ना, थोड़ा थोड़ा एरिया अंदर इंटर करेगा। जब थोड़ा थोड़ा एरिया इंटर करेगा तो भाई फ्लक्स क्या होगा? इंक्रीज होगा, करेगा इंक्रीज। फ्लक्स इंक्रीज करेगा तो भाई तुरंत लेंज लो जाग जाएगा कि क्या हो रहा है, फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, चलो अपोज करो। तो जब अपोज करने के लिए जाएगा तो फ्लक्स के पास दो चीजें होती है भाई, बी होता है, ए होता है, थीटा होता है। तो थीटा में कोई फर्क नहीं हो रहा सर, ए में ही फर्क पड़ रहा है, ए बढ़ रहा है, तो ए का अपोज कैसे करेगा भाई? इसको छोटा नहीं कर सकता वो, क्योंकि फिक्स्ड है ये। ठीक है, तो वो क्या कहेगा भाई, हमको तो फ्लक्स गिराना चाहे जो करे, तो वो तुरंत बी को पकड़े, कहेगा चलो बी गिराओ। क्या कहेगा? चलो बी गिराओ। तो मैग्नेटिक फील्ड कहां लगी? अंदर की तरफ। अपोज करने के लिए थंब बाहर करो, उंगलियां कल करो। जैसे ही तुमने उंगलियां कल की तो देखो करंट ऑफ डायरेक्शन ये फ्लो होगी। मैं यहां बाहर बनाता हूं, आई बात समझ में? ये कब की बात है? जब हम एंटर कर रहे हैं। ठीक है, अभी इधर एग्जिट बनाते हैं, और एग्जिट बनाया जाए। चलो देखो एग्जिट कैसे हो गए भाई, अब यहां से तुम निकलना शुरू हो गए। ठीक है, ये तुम्हारा पार्ट है, तुम यहां कहीं पहुंचे, अब तुम यहां से निकलोगे तो हर बार क्या होगा? तुम्हारा थोड़ा थोड़ा एरिया बाहर होगा, थोड़ा थोड़ा एरिया बाहर निकलेगा। अब जरा देखो, तुम्हारा एरिया जैसे जैसे बाहर जा रहा है, फ्लक्स कम हो रहा है कम। ठीक है, इस बार की कहानी में बेटा क्या हो रहा है? इस बार की कहानी में जो तुम्हारा फ्लक्स है वो डिक्रीज कर रहा है, तो फिर से तुरंत लेंज लो आएगा, कहेगा फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है, चलो रुको देखते हैं। तो पूछेगा क्या कम हो रहा है, तो कह रहा है एरिया कम हो रहा है, तो एरिया फिर नहीं वो चेंज कर पाएगा, तो कहेगा ऐसा करो मैग्नेटिक फील्ड गिरा दो। सॉरी, क्या कहेगा? फ्लक्स कम हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा दो, अपोज करो ना। तो फ्लक्स कम हो रहा, फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है, इसका अपोज कैसे करोगे? इसको बेटा इंक्रीज करके, इसको इंक्रीज करके ही तो हम इसका क्या कर पाएंगे? अपोज कर पाएंगे। तो अपोज करने के लिए भाई ए में कुछ नहीं कर सकते, तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाएंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड कहां लगी? अंदर की तरफ। अंदर की तरफ तो बढ़ाना है तो उसी डायरेक्शन में बनानी पड़ेगी, तभी तो बढ़ेगी, अपोजिट मत कर देना, उसी डायरेक्शन बनानी पड़ेगी। तो रखो थंब, उंगलियों को मारो कल, तो ये ऐसे करके उंगलियां कल हुई। तो अगर मैं तुम्हें यहां दिखाऊं लूप मेरा कैसे बनेगा, तो सर इस तरह बनेगा। क्या बात समझ गए? ये दोनों है एग्जिट और एंटर करने की कहानी। यहां तक सब सीख गए? कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं हुई सर? चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगले में देखो क्या हुआ, ड्रॉ द प्लॉट्स शोइंग द वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स फाई लिंक विद द लूप विद टाइम वेरिएशन इंड्यूस ईएमएफ विद टाइम एंड मार्क द रेलेवेंट वैल्यूज ईएमएफ, और ये सब की बात हो रही है। ठीक है, तो मुझे क्या क्या बनाना भाई? ग्राफ बनाना है। पहला ग्राफ मेरा बेटा किसके साथ बनने वाला है? तो मेरा पहला ग्राफ जो है वो बनेगा ईएमएफ के साथ, फिर बनेगा फ्लक्स के साथ, इन सब के साथ बनेगा। ठीक है, आज सीखा जाए कोई दिक्कत समस्या परेशानी? तो इसके अकॉर्डिंग कैसे बनेगा? तो बेटा इधर लिखो फ्लक्स, इधर लिखो टाइम। ठीक है, अब बहुत ध्यान से देखना, कुछ मुश्किल नहीं है। पहले क्या हुआ, जब इसने चलना शुरू किया तो क्या फ्लक्स बना हुआ? कुछ देर नहीं, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड नहीं थी। जैसे एंटर किया तो फ्लक्स बनना शुरू हो गया होगा, बनना शुरू हुआ, फ्लक्स बनना शुरू हुआ, बी इंटू ए है। अब जैसे जैसे अंदर इंटर कर रहा है, एरिया बढ़ रहा है ना, तो फ्लक्स बढ़ रहा है। जब पूरा इंटर कर गया तब तक फ्लक्स बढ़ा, जैसे पूरा इंटर हुआ फ्लक्स का चेंज बंद, फ्लक्स इंक्रीज होना बंद, क्योंकि अंदर मैग्नेटिक फील्ड सब फिक्स है। फिर आगे बढ़ेगा, फिर जब थोड़ा थोड़ा बाहर निकलेगा फिर से फ्लक्स कम होगा, क्योंकि एरिया बाहर जा रहा है। कम होते एक टाइम पे क्या होगा? जीरो हो गया। यानी पूरी कहानी में सर अगर मैं यहाँ पे बना के दिखाऊं, यहाँ लिखो फ्लक्स, यहाँ लिखो टाइम, तो पहले तो सर कुछ हुआ ही नहीं। फिर क्या हुआ? धीरे धीरे फ्लक्स बढ़ा, क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी तो इंक्रीमेंट भी कांस्टेंट, फिर कांस्टेंट हो गया सर, बदला ही नहीं। फिर क्या हुआ? धीरे डिक्रीज हुआ और वापस क्या हो गया? जीरो हो गया। तो दैट इज द
कहानी। समझ गए? ऐसे बनाओगे, सिंपल है, इजी, कोई मुश्किल समस्या नहीं है सर। ओके, आगे बढ़े सर। चलो इधर बनाते हैं। अब बनाओ बेटा ईएमएफ के साथ, ठीक है। तो ये लिखा ईएमएफ और ये लिखा तुम्हारा टाइम। अब जरा ईएमएफ और टाइम का पहले तो रिलेशन देख लो। तो E इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस डी फाई बाई डी टी होता है। तो ऐसी कंडीशन में ये डी उसके बीच में बना है, किसके बीच में बना है, E और डी टी के बीच में ग्राफ बना है। तो ये क्या है, स्लोप है, ये रिप्रेजेंट करेगा। तो देखो ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब देखो ये पार्ट जो है वो नेगेटिव पार्ट है, समझ गए। तो जब रिजल्ट्स मिलेंगे मुझे, अगर मेरे फ्लक्स का चेंज, मैं यहाँ पे ध्यान से अच्छे से लिख दे रहा हूँ, देखो डी फाई बाई डी टी ईएमएफ ई है माइनस के साथ। अगर तुम्हारा चेंज ऑफ फ्लक्स पॉजिटिव आया तो ऐसी कंडीशन में ईएमएफ तुम्हें नेगेटिव मिलेगा, और अगर डी फाई बाई डी टी डिक्रीज हो रहा है यानी नेगेटिव है तो ऐसी कंडीशन में ईएमएफ तुम्हारा पॉजिटिव है। भाई यहाँ माइनस आया तो माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ प्लस आया तो माइनस ही रह जाएगा। समझ गए बात को? कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं सर? ठीक है, आज आप ग्राफ देखो। क्या हुआ कि जब यहाँ पे अंदर गया तो फ्लक्स बढ़ा होगा ना। चलो वहां कुछ देखो नहीं सर, यहीं देख लो, सब यहीं बना हुआ है। पहले तो कुछ नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, ईएमएफ में भी कुछ नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं। जैसे यहां से फ्लक्स बनना शुरू हुआ, देखो तो फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज, फ्लक्स बढ़ रहा, फ्लक्स बढ़ रहा, फ्लक्स बढ़ रहा। सर फ्लक्स बढ़ने का मतलब जानते हो क्या होता है? फ्लक्स बढ़ने का मतलब कि डी फाई बाई डी टी की वैल्यू पॉजिटिव आई, पॉजिटिव आई तो ईएमएफ कैसा बनेगा बेटा, नेगेटिव बनेगा। यानी जो इधर रिजल्ट बनेगा वो नेगेटिव बनेगा, ठीक है। तो फ्लक्स का जो रेट ऑफ चेंज है वो देखो कांस्टेंट है ना, एक ही रेट से बढ़ा है। तो ईएमएफ भी जो तुम्हें मिलेगा कुछ देर बाद वो बिल्कुल कांस्टेंट मिलेगा। मान लो थोड़ी देर बाद किसी टाइम से शुरू हुआ तो ऐसे बनेगा, बनता रहा, फिर देखो तुम्हारा यहाँ फ्लक्स चेंज होना बंद हो गया, इस पॉइंट पे बंद हो गया। तो जैसे ही फ्लक्स का चेंज बंद वैसे ईएमएफ भी बंद। फिर जितनी देर तक इसमें कोई चेंज नहीं होगा तुम्हारा ग्राफ इसी पे ऐसे धीरे धीरे ट्रैवल करेगा। अभी क्या हुआ देखो, फ्लक्स डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा मतलब डी बाई फाई बाई डी टी वैल्यू निगेटिव, निगेटिव तो मतलब ईएमएफ पॉजिटिव। अब यहीं से तुरंत ग्राफ ऊपर उठ जाएगा उतने ही अमाउंट का, क्योंकि एक ही रेट से नीचे गिर रहा है। क्योंकि भाई देखो वेलोसिटी में तो कोई चेंज आया नहीं, तो एक ही रेट से सारा चेंज होगा। इससे क्या हुआ, फिर से ग्राफ मिला। तो इधर ईएमएफ बेटा नेगेटिव का मिला तुम्हें, माइनस का ईएमएफ, और उतना ही अमाउंट इधर ईएमएफ का तुम्हें कैसा मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा, इधर नेगेटिव मिलेगा। समझ गए बात को? कोई दिक्कत समस्या परेशानी? सर ऐसे और ग्राफ पूछाते। अब जैसे इसी में सेम ऐसे अगर वो तुमसे बोल दे कि यहाँ मुझे करंट का ग्राफ बना के दे दो, ठीक है, इसी टर्म के लिए मुझे दे दो, कोई करंट बना दो, कुछ बना दो, तो तुमको क्या करना, सब कुछ सेम सर कॉपी मार देना यहाँ पे, ऐसे बिल्कुल जैसे यहाँ बनाया बना दो, ठीक है। ये करंट हो जाएगा, ठीक है, ये टाइम हो गया। अगर तुमसे यहीं पे बोल दे कि बेटा जो है हम मुझे पावर का ग्राफ बना के दे दो, किसका ग्राफ बना के दे दो, पावर का, यहाँ पी लिख दे, यहाँ टी लिख दे, तो क्या करोगे, पावर के ग्राफ में बस दोनों रिजल्ट एक ही तरफ। जब चेंजेस होंगे तभी, जब पोटेंशियल बनेगा तभी पावर बनेगा, जब पोटेंशियल बनेगा तभी पावर बनेगा, लेकिन दोनों रिजल्ट ऊपर की तरफ। समझिए बात को? आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? क्लियर हुआ सबको? ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमने कर लिया। ऐसे क्वेश्चंस मिल सकते हैं, उनको ध्यान रखना, ठीक है। 5 नंबर में बढ़िया सा क्वेश्चन आया था, हमने से डन कर लिया है। ओके, क्लियर होगी सबको बात? चलते हैं अगले वाले पार्ट पे। आ जाओ नेक्स्ट पार्ट देखते हैं ध्यान से, क्या लिखा हुआ है हमारे अगले पार्ट में। A soft iron rod X is allowed to fall on the two poles of U-shaped permanent magnet as shown in the figure A. A coil is wrapped over one arm of the U-shaped magnet. ठीक है, अभी क्या बोल रहा है, ड्यूरिंग द फॉल ऑफ द रॉड द करंट इन द कॉइल विल बी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, अल्टरनेटिंग, जीरो। ठीक है, अभी समझो, पूरा गेम समझना। ये जो है ना, ये खुद ही परमानेंट मैग्नेट है भैया, ये तो इनके अंदर खुद ही फील्ड लाइंस ऑलरेडी पहले से एग्जिस्ट कर रही हैं। ठीक है, अभी तुम ऊपर से एक रॉड गिरा रहे हो, ठीक है, ये भी मैग्नेट है तो इसकी भी अपनी फील्ड लाइन। जब ये अंदर गिरेगा तो बताओ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ाएगा कि नहीं बढ़ाएगा? फील्ड लाइंस बढ़ेंगी ना। तो जब ये अंदर की तरफ आ रहा है तो फील्ड और बढ़ रही है ना, जो पहले से थी बी उसमें एक बी और बढ़ गया। फील्ड बढ़ेगा तो क्या हुआ सर, फ्लक्स का चेंज होगा, फ्लक्स का चेंज होगा तो क्या ईएमएफ आएगा, ईएमएफ के बाद क्या आएगी, करंट आएगी। तो करंट तो बन होगी, डन सर, करंट बन के तैयार होगी। अभी ध्यान से देखो इसको सॉल्व कैसे करोगे, एकदम ध्यान से देखो। हो क्या रहा है कि यहां गिरी, अब देखो यहां पे वायरिंग की गई है, ये देखो यहां पे ऐसे करके कॉइलिंग है ना, यहां पे ऐसे करके कॉइल्स यहां पे देखो ऐसे रखी हुई है। ठीक है, अब अंदर फ्लक्स जो है इंक्रीज कर रहा है। भाई ये वाला पोल जो है साउथ है, ये वाला नॉर्थ है। अभी जो फील्ड लाइंस होंगी वो कैसे निकलने होंगी, नॉर्थ से साउथ, यही तो हो रहा है, नॉर्थ से साउथ, ऐसे ही तो जारी होंगी। अब तुम्हें क्या करना है, अपोज करना है भाई, क्योंकि फील्ड लाइंस बढ़ रही, फ्लक्स बढ़ रहा, फ्लक्स का अपोज करने के लिए फ्लक्स घटाना पड़ेगा। तो फ्लक्स घटाने का रीजन देखा तो हमने कहा मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही, तो मैग्नेटिक फील्ड को घटाओ। लेंज लॉ क्या कह रहा है, मैग्नेटिक फील्ड घटाओ। तो कैसे घटाओगे भाई, नॉर्थ से साउथ जा रही है तो यही कॉइल है, यही कॉइल्स क्या करें, ऐसी मैग्नेटिक फील्ड बना दे अपोज करने के लिए। तो भाई मैग्नेटिक फील्ड बढ़ने का अपोज कैसे करोगे, तो इधर नॉर्थ था इधर साउथ था, तो तुम क्या करोगे, तुम इधर अपना नॉर्थ बना दोगे ताकि फील्ड लाइन इधर से इधर जाए और इसका क्या हो पाए, अपोज हो पाए। क्या हो पाए बेटा, अपोज हो पाए। तो अपोज करने के लिए नॉर्थ पोल का टर्म मेरे पास इधर आना चाहिए, क्या बात समझे। अब नॉर्थ पोल का जब टर्म मेरे पास इधर आएगा, ठीक है, ध्यान से देखो, ये दिख रहा सबको, तो ये कैसा बनेगा नॉर्थ पोल बेटा, एंटी क्लॉकवाइज। ऊपर से देखोगे तो तुम्हें ऐसे दिखेगा एंटी क्लॉकवाइज। कहां एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज। जैसे ही करंट फ्लो करेगी तो नॉर्थ पोल बनेगा और अपोज हो जाएगा। समझ गए बात को, चलो आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द एनर्जी रिक्वायर्ड टू बिल्ड अप अ करंट आई इन अ कॉइल सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है, रिक्वायर्ड एनर्जी बेटा क्या होती है, हाफ एल आई स्क्वायर। कर चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है सर। व्हाट इज द सेल्फ इंडक्टेंस, तो ये क्या होता है बेटा, एक फिनोमेना होता है। ठीक है, क्या होता है बेटा, एक फिनोमेनन होता है। इस फिनोमेना में क्या होता है, जैसे ही आई वेरिएबल करंट फ्लो करती है, वेरिएबल करंट फ्लो करती है कॉइल के अंदर, ठीक है, हेंस अ एक इंड्यूस्ड करंट उसी में सेल्फ खुद फ्लो करना स्टार्ट कर देती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस बोलते हैं। आगे क्या बोला, द करंट पासिंग थ्रू द टू कंडक्टर्स ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस 10 मिली हेनरी एंड 20 मिली हेनरी इंक्रीजेस विद टाइम एट द सेम रेट। ठीक है, दोनों में करंट बढ़ रही है। देखो, एक तुम्हारे पास सेल्फ इंडक्टेंस 10 मिली हेनरी का है, एक सेल्फ इंडक्टेंस 20 मिली हेनरी के हैं, दोनों में करंट डी आई बाई डी टी, यानी दोनों में वेरिएट कर रही है बेटा। और दोनों में वेरिएट करने का जो तरीका है वो रेट क्या है, दोनों का सेम है। दोनों का तरीका क्या है बेटा, बढ़ने का सेम है। आगे क्या बोला, आगे ड्रॉ द ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड विद द रेट ऑफ द चेंज ऑफ करंट इन ईच इंडक्टर। ओके, ठीक है, तो हमसे ये क्वेश्चन दो मांगे उसने, जो मांगा उस पर बात करो। पहले क्या बोला, मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ पे तो ईएमएफ इज इक्वल टू ई डी आई बाई डी टी, ये फॉर्मूला होता है। अब मेरा जो ग्राफ बनना चाहिए वो कह रहे चेंज ऑफ करंट से बनाओ, तो चलो तुरंत ग्राफ बना दो, जो बोले वो करो। यहाँ लिखो ईएमएफ, यहाँ लिखो डी आई बाई डी टी। कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी? अब जो स्लोप है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा बेटा, एल को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अभी इसको मैं पॉजिटिव मैग्नीट्यूड लेके चल रहा हूं, तो सारे ग्राफ इधर ही बनाऊंगा। ठीक है, कोई दिक्कत? ओके, अब यही वैल्यू ये एक बार इसके लिए रखो, एक बार इसके लिए रखो। तो देखो देखो ध्यान से देखो, किसके लिए स्लोप ज्यादा दे भाई, तो देखो ये एल है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल आया, कांस्टेंट है दिख रहा, तो एक स्लोप सीधी सीधी जानी चाहिए। अब किसकी स्लोप ऊपर किसकी स्लोप नीचे, वो किस पे डिपेंड करेगा, तो एल की वैल्यू देखो इसकी ज्यादा है इसकी ज्यादा, तो बेटा ये देखो इसको लिखोगे कौन, इसको मैं L1 L2 गिवन किया गया था क्या, देखो दो स्लोप बना लो, ये L2 लिखो 20 वाली, ठीक है, और ये वाला L लिखो 10 वाला, बात खत्म हो गई। L10 20 लिख दिया, कंफ्यूजन भी नहीं होगा, बन गया ग्राफ। अगले पे आओ। नेक्स्ट ग्राफ किससे मांगा, द एनर्जी स्टोर्ड इन ईच इंडक्टर विद करंट फ्लोइंग थ्रू इट। भाई कितना एनर्जी स्टोर होती है, तो फॉर्मूला U इज इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर। अभी बनाना किसके साथ, एनर्जी स्टोर विद द करंट फ्लोइंग थ्रू इट, मतलब U डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I का स्क्वायर। देखो I इंक्रीज कर रहा है, मतलब ग्राफ इंक्रीज करेगा, पर स्क्वायर के टर्म में है स्क्वायर के टर्म में, है स्क्वायर के टर्म में। ठीक है, तो सर बेटा इधर I कर लो और इधर U कर लो। I इंक्रीज करने से मतलब ग्राफ ऊपर जाएगा, ये कंफर्म। अभी डिपेंडेंसी, किसका ग्राफ ज्यादा तेजी से ऊपर, किसका धीरे, तो देखो बेटा यहाँ L भी है। अब L की वैल्यू किसके लिए ज्यादा है, 20 के लिए ज्यादा है, तो 20 वाला ग्राफ बहुत तेजी से बढ़ेगा। ठीक है, और 10 वाला जो ग्राफ है वो भी बढ़ेगा, पर वो थोड़ा लेट बढ़ेगा। क्या बात समझ में आई? ये कौन सा ग्राफ है बेटा, ये 20 वाला ग्राफ है और ये 10 वाला है। ठीक है, दोनों में इंक्रीमेंट आया, पर इसमें ज्यादा तेज है क्योंकि इसमें 20 था, इससे डबल था, तो ज्यादा तेजी से बढ़ा, ये थोड़ा धीरे धीरे फिर ऊपर गया। समझ गए बात को? बन गया, दोनों क्वेश्चंस हो गए, इजी है, समझ में आ रहा है, बढ़िया, ओके वेरी गुड। ऐसे समझते रहो, आगे बढ़ेंगे जल्दी, फास्ट, वी आर गोइंग फास्ट। चेक करते हैं फोन चल रहा है, ठीक है, डन। बढ़ते हैं आगे, क्या लिखा, डिफाइन द टर्म म्यूचुअल इंडक्टेंस, डिड्यूस द एक्सप्रेशन। सर कर चुके हैं, हो गया, ठीक है, हो गया। द करंट थ्रू एन इंडक्टर इज यूनिफॉर्मली इंक्रीज फ्रॉम 0 to 2 एम्पियर इन 40 सेकंड एंड ईएमएफ ऑफ 5 मिलीवोल्ट इज इंड्यूस्ड दिस पीरियड। फाइंड द फ्लक्स लिंक्ड विद द इंडक्टर एट t इज इक्वल टू 10 सेकंड। ठीक है, इन्हें क्या चाहिए बेटा, इन्हें चाहिए फ्लक्स। कितनी देर पे चाहिए ना, 10 सेकंड पे चाहिए। करा जाए सिंपल सा क्वेश्चन, देखो क्या बोल रहे हैं, करंट एक इंडक्टर से फ्लो कर रही है, 0 to 2 एम्पियर हुई है, मतलब ये क्या दिया आपको, डी बाई डी टी दिया। डी बाई डी टी कितना दे दिया बेटा, 2 एम्पियर दे दिया, और कितनी देर में दे दिया, 40 सेकंड में दे दिया। ठीक है, आगे देखो क्या बोला जो ईएमएफ बना है वो ईएमएफ कितना आया, तो 5 मिली वोल्ट का आया है। ठीक है, अभी क्या बताना, फ्लक्स बताना है, द फ्लक्स लिंक्ड विद द इंडक्टर एट 10 सेकंड। तो मुझे जो कैलकुलेट करके देना है वो मुझे कैलकुलेट करके देना है 5, और कितने पे चाहिए बेटा, एट 10 सेकंड पे चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक समझ में आया, क्वेश्चन समझ गए? शुरू करें कहानी, आओ। तो इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई टी टी। अभी मुझे कुछ नहीं पता कि मुझे कैसे करना है, क्या शुरू करना है। ये दिया था, तो मुझे लगा कि ये फॉर्मूला लगाना चाहिए, तो मैंने लगा लिया, वोल्ट में बदल दिया, माइनस एल डी आई बाई डी टी। बोलो बेटा कितना है, तो डी आई बाई डी टी में लिखा है 2/40। ठीक है, सॉरी, वैल्यू देख लेते हैं, 40 सेकंड है, 2 एम्पियर। ठीक है, कुछ और बदलना नहीं है, हो गया यहां तक। ओके, अभी मैं क्या करूं, किसको कट करूं, तो बेटा ये 20 हो गया, और 20 को उधर लेके जाऊं तो 20 इंटू 5 कितना हो जाएगा बेटा, 100 हो जाएगा। 100 इंटू 10 टू द पावर -3 कितना हो गया, एल। अभी मैं एल की वैल्यू निकालूं तो 3 जीरो यहाँ पे, यानी 1/10, यानी 0.1 हेनरी मेरे पास एल की वैल्यू आ गई। तो मैग्नीट्यूड मैंने इसका ले लिया पॉजिटिव। ठीक है,
कोई दिक्कत, एल आ गया 0.1 हेनरी। अभी मुझे क्या चाहिए सर, मुझे फ्लक्स चाहिए। मुझे क्या चाहिए सर, मुझे फ्लक्स चाहिए। तो फ्लक्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो देखो देखो एल के साथ क्या कोई रिलेशन है जिससे फ्लक्स निकल आए, जिससे फ्लक्स निकल आए, ऐसा कोई रिलेशन है? तो देखो हमने क्या पढ़ा है, हमने क्या पढ़ा है, फाई इज इक्वल टू एल इंटू आई, ये पढ़ा है हमने, पढ़ा है। मुझे अगर फाई निकालना है तो एल की वैल्यू रख दो, आई के साथ मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या तुम्हारे पास करंट है 10 सेकंड पे? क्वेश्चन ने क्या बोला कि मुझे ये कैलकुलेशन तुम करो जब टी की वैल्यू 10 सेकंड हो। ठीक है, तो 10 सेकंड पे करंट चाहिए। तो सर एल तो चेंज नहीं होगा, चाहे टाइम जितना बदले बस करंट चेंज हो जाएगा। करंट 10 सेकंड पे लेके आओ, तो आओ देखो करंट 10 सेकंड पे कैसे लेके आओगे। तो भाई 2 एम्पियर बदला है 40 सेकंड में, 2 एम्पियर बदला है कितनी देर में, 40 सेकंड में। तो मैं लिखूंगा आई इज इक्वल टू, क्या चेंज है करंट का, ध्यान दो क्या चेंज है। देखो समझना मैं कैसे निकालने की बात करूं, मैं कह रहा हूं कि अगर मैं डी आई बाई डी टी को डी टी से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे आई मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, समझ आ रहा है? ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट लगा रहा हूं। तो मैं कह रहा हूं डी आई बाई डी टी भाई 2/40 है, मुझे कितने पे चाहिए, 10 पे चाहिए। तो मैंने क्या किया सर, ये लगाया और इसको काटा कितना 4 और ये काटा मैंने 2, तो बेटा मुझे कितना मिल गया 1/2। देखो यहां तक कोई दिक्कत समस्या परेशानी हो तो बताओ, नहीं तो ये मुझे कितना मिल गया 0.5 एम्पियर, ये करंट मिल गई मुझे। अब यही वैल्यू मैं यहां ला के रख देता हूं, तो फाई इज इक्वल टू एल बेटा 0.1, ये है 0.5, कितना हो गया 0.05, कितना हो गया 0.05 फ्लक्स चाहिए था। ठीक है, तो फ्लक्स तो बेटा आपके वेबर में होता है, तो ये हो गया आंसर। गेट इट, सिंपल था सर। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है और चीजें होते चली जाएंगी। अगला क्वेश्चन, 2 coils are placed near each other when the current in one coil is changed at the rate of 5 ampere per second and EMF of 2 millivolt is induced in other the mutual inductance of the 2 coil is। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस पूछ रहा है 2 कॉइल के लिए। क्वेश्चन तुम आंसर दे दूं, तुम्हें करोगे ये वाला क्वेश्चन। एक में ये चेंज हो रहा है, इसकी वजह से रिजल्ट में बताना। भाई देखो ये तुमको सीधा सीधा यहाँ EMF दे दिया, ये तुमको दे दिया बेटा डी आई बाई डी टी दे दिया, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस चाहिए, तो E इज इक्वल टू एम डी आई बाई डी टी। एम नहीं निकाल लोगे, ई दिया सब दिया, हो जाएगा, कर लोगे, छोड़ू तुम्हारे लिए, यहां लिख देता हूं तुम्हारे लिए होमवर्क। आसान है सर, छोड़ मत देना, 1-2 क्वेश्चन करो, अच्छा लगेगा आपको। अगला क्वेश्चन, स्ट्रेट लाइन चलो, बार बार पूछ रहे हैं, देख लो पैटर्न्स रिपीट हो रहे हैं, कर चुके हैं। इन अ क्लोज सर्किट द इंड्यूस्ड करंट अपोजेस द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स दैट प्रोड्यूसेस एट पर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जस्टिफाई। पूरा पूरा पूछ लिया, वही बात हुई, पूरा पूछ लिया, लिख चुके हैं। अब मेटल रॉड ऑफ लेंथ 2m इज रोटेटेड विद अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 60, चलो आ जाओ 60 रेवोल्यूशन पर सेकेंड अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ। ठीक, परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ मतलब मैग्नेटिक फील्ड ऐसे करके जा रही है, एरिया वेक्टर के साथ एंगल बन गया 0। ठीक है, अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड लिखो कितनी बेटा 2 टेस्ला, परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन ऑफ रोटेशन स्विच्ड ऑन द रीजन। ठीक है, कैलकुलेट द ईएमएफ इंड्यूस्ड बिटवीन द सेंटर एंड द रॉड। ठीक है, कहानी देखो कुछ ऐसी है, लेसन ध्यान से समझिए कि बेटा ये आपके पास एक रॉड है, अच्छे से बना देता हूं ना, ये है आपके पास एक रॉड और ये ऐसे रोटेट कर रही है, कुछ ऐसे मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे लगी हुई है परपेंडिकुलर टू द रॉड। तो जब ये रोटेट करेगी तो एक सर्किल बनाएगी ना, तो इंडक्शन किसमें होगा बेटा, इसमें होगा। अब ये कौन सा इंडक्शन है, जब मूवमेंट हो तो इसे बोलते हैं सर मोशनल ईएमएफ। क्या बोलते हैं बेटा, मोशनल ईएमएफ, क्योंकि मूवमेंट की वजह से सारा। अब मोशनल ईएमएफ इसी के बीच में इंड्यूस होगा, समझ गए, ये बात तुमको समझ में आई। तो क्वेश्चन ने बोला कि भाई इसके सेंटर पे, यहाँ पे देखो बोले ना बिटवीन द सेंटर एंड द एंड ऑफ द रॉड, तो ये बेटा एंड ऑफ द रॉड है, ये सेंटर हो गया, इसके बीच में कितना ईएमएफ है ये निकालना है। तो जब भी सर कोई रॉड घूमे, नाचे, गनगनाए, तो फॉर्मूला ईएमएफ का हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, याद रहेगा सर। ठीक है, हाफ लिखो, बी की वैल्यू बेटा देखो 2 है, ओमेगा कितना है तो ओमेगा निकालना पड़ेगा पहले। तो भाई ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है 2 पाई एफ, तो लिखो 2 पाई एफ कितना बेटा 60 है, तो कितना हो गया भैया 60 पाई एफ, सॉरी कितने खतरनाक है भैया 120 पाई। ठीक है, मल्टीप्लाई करना था, हो गया, लिखो एल का स्क्वायर बोलना है, 2 मीटर का स्क्वायर कितना होता है बेटा 4 होता है, तो 2 से 2 तो यही नहीं पड़ गए, 12 4 48 480 पाई। ठीक है, अगर आप थोड़ा आलसी है मेरी तरह तो यही आपका आंसर है, खत्म हो गया, पाई नहीं रखेंगे, खत्म। अगले प्रश्न पे आइए। एक तुमको दिया, एक करते हैं। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सॉलिड, ये वाला क्वेश्चन बहुत लोग गलत कर देते हैं। ठीक है, अगर आप वीडियो पॉज करो, खुद से ट्राई करके देख लो। 600 tons 108 millihenry the self inductance of a coil having 500 tons with the same length, the same radius and the same medium। ठीक है, समझो। तो मैं बोला L1 108 मिली हेनरी, N1 बोला 600 लेके आओ,
N2 उसने बोला अगर मैंने 500 कर दिया तो बेटा L2 बताओ, तो L2 कम होगा, ये पक्का है ना, 108 से कम। अरे देखो सभी कम है, बहुत समझदार है सीधे से। चलो आगे क्या करोगे, देखो ध्यान से। मैं कहना चाहता हूं कि L2 बाई L1 कर दे, जो निकालना हो सीधे मारो डिवाइड। भाई L और N का जो रिलेशन होता है वो पता हो। देखो यहीं से गड़बड़ क्या हो जाता है भाई, L का कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, म्यू नॉट N स्क्वायर A बाई L वाला। तो ये रिलेशन देखो कैसा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में स्क्वायर का टर्म आता है। ठीक है, यही गलती बहुत सारे लोगों से हो जाती है, N2 का स्क्वायर और N1 का स्क्वायर। ठीक है, L2 की वैल्यू कितनी भैया, तो L2 कितने गए 500 कर दिया गया। सॉरी L2 निकालना है, 500 कैसे कर दिए। L1 कितना बेटा 108, N2 कहाँ हो 500 का स्क्वायर, नीचे रखो 600 का स्क्वायर। ठीक है, एक स्टेप बढ़ाएंगे और कहानी खत्म करेंगे। L2 इज इक्वल टू भैया 5 का स्क्वायर मतलब 25 और 10 की पावर कितनी 4, 36 इंटू कितनी पावर 4 और 108 सर इधर आ गया मल्टीप्लाई में। तो सर ये कट कर लें, कोई दिक्कत नहीं। 36 का टेबल पढ़ते हैं 108 के लिए। ठीक है, तो सर 36 का टेबल अगर मैं 108 के लिए पढ़ूंगा तो कितने टाइम्स में जाएगा 3, 6 3 18 मतलब 3 टाइम्स में जाओगे। ठीक है, 25 इंटू 3 बेटा कितना होता है, तो L2 इज इक्वल टू आ गया 75। ठीक है, रिजल्ट किसमें था, मिली हेनरी में, तो हमने कुछ बदला नहीं, तो भैया मिली हेनरी मिल गया। कोई ऑप्शन है तो टिक मार दो। बढ़े आगे नेक्स्ट प्रश्न पे। ओके वेरी गुड, बढ़ते हैं। चल रहा है कैमरा भाई, देख लिया हमने, आगे बढ़ते हैं। If the both number of turns and core length of an inductor is double, both number of turns and core length of inductor is double, keeping the other factor constant, then the self inductance will be। ठीक है, देखो तुम्हारी कॉइल कुछ ऐसे दिखती है, तो इसमें हमने नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दिए, ऐसे थी तो हमने भैया इसमें नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दिए और साथ में यहीं से 2 गुना कर दिया हमने। तो बताओ, कह रहे हैं बाकी सब कांस्टेंट रखो, क्या फर्क पड़ेगा। तो यहां से तो तुम नहीं जान पाओगे, एल का फॉर्मूला लिखो। ठीक है, अब जरा देखो क्या हुआ बेटा, n 2 गुना हुआ तो 2n का होल स्क्वायर कर दो, l भी 2 गुना हुआ 2l कर दो, तो ये क्या बनेगा बेटा 4n का स्क्वायर अपॉन में 2l। कट करो बेटा, कितना फर्क आया 2n स्क्वायर। यानी जो पहले रिजल्ट n स्क्वायर था अब वो 2n स्क्वायर हो गया, मतलब ये डबल हो गया है। कोई डबल वाला, हाफ डबल ये है। बढ़ते आगे, नेक्स्ट प्रश्न के सामने पहुंच चुके हैं हम, देखा जाए क्या है। Two coils are placed close to each other. The mutual inductance of the pair of the coil depend upon the rate at which the current change in the two coils, relative position and orientation of the coils, rate at which voltage induced across the two coils, current in the two coils। मैं आपको बता दूं इसमें चारों ऑप्शन तुम्हें सही लगेंगे, चारों ऑप्शन तुम्हें सही लगेंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमने देखा भाई करंट का चेंज होगा तो सारी कहानी बदल जाएगी। फिलहाल इसमें जो आंसर है वही वाला है। पोजीशन और ओरिएंटेशन से देखो, ये जो डायनामिक चेंजेस होते हैं, ये जो डायनामिक चेंजेस होते हैं, इन डायनामिक चेंजेस पे हमारा म्यूचुअल इंडक्शन डिपेंड नहीं करता। कौन कौन से भाई, कि भैया di बाई dt का टर्म जो है हमारा यहाँ पे जो है, ठीक है, किसी में चेंज हो रहा, करंट की वैल्यू चेंज की दे रहे हैं, इन सब पे नहीं करेगा। किस पे डिपेंड करेगा भैया, आप नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दो, इंक्रीज कर दो, चेंज कर दो। ओरिएंटेशन पे, ओरिएंटेशन जैसे उस पे करेगा, डिस्टेंस पे करेगा कि भाई दोनों कॉइल के बीच में डिस्टेंस आपने बढ़ा दी कम कर दी, इन सब पे फर्क पड़ेगा। समझ गए। उसके अंदर में जो मीडियम है, मीडियम का मतलब समझते हो ना, कोई परमानेंट मैग्नेट ला के रख दो, कोई कोर रख दो, इन सब से बदलेगा, लेकिन इन सब पे नहीं बदलेगा कि चेंज ऑन द टू कॉइल्स, इन सब पे नहीं होगा। ठीक है, बात समझ गए, याद रखना, गलत मत करना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अभी तक हमने ग्राफ प्लॉट किए, अब प्लॉट किए हुए ग्राफ को बताना है। A plot of magnetic flux versus current, phi versus I, is shown in the figure for two inductors A and B. Which of the two has larger, T कहां से आ गया यार, तुम क्यों बर्बाद करते हो, लार्जर वैल्यू ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। तो भाई देखो, सेल्फ इंडक्टेंस का रिलेशन मुझे बताना है किसके लिए ज्यादा होगा, तो फाई और आई के बीच में बनाए, तो भैया फाई इज इक्वल टू बेटा एल आई होता है। फाई और आई के बीच में तुमने बनाया, फाई और एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए, तो भाई जिसके लिए वैल्यू तुम्हें ग्राफ में ज्यादा दिखे, जिसके लिए फाई ज्यादा वो एल बड़ा। तो देखो ये ए है, ये भी ए है, किसमें ज्यादा दिख रहा है इसमें, तो ए वाले के लिए एल की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी, तो ए इज ग्रेटर देन ऑफ बी। सिंपल था, सीखे। इसी के लिए इंडक्टेंस ए के लिए ज्यादा होगा, बी के लिए कम होगा। द फिगर शोज दैट द वेरिएशन ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ एज अ फंक्शन ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट फॉर टू आइडेंटिकल सॉलिनॉइड डीआई बाई डीटी के साथ ईएमएफ बना है। वन इज एयर कोल्ड, देखो समझा, एक में एयर है और एक में कौन है भैया, एक में आयरन रख दिए हैं। अच्छा ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो बताओ विच वन ऑफ देम इज आयरन कोर, कौन वाला आयरन है, कौन वाला आयरन है, कौन वाला आयरन है, कौन वाला आयरन है। तो ईएमएफ पे कहानी हमें आयरन के साथ बनानी है।
ईएमएफ के साथ हमें आयरन, देखो समझो थोड़ी देर पहले एक ऐसा क्वेश्चन किया था जिसमें हमने बल्ब वाला किया था, हमने कहा था आयरन को हटा दो तो बल्ब में क्या पड़ेगा, तो ब्राइटनेस बढ़ गई थी। वही समझो, देखो मुझे ईएमएफ से रिलेशन चाहिए, तो ईएमएफ का रिलेशन देखो कैसे निकलेगा, बहुत सिंपल बता रहे हैं, ध्यान समझो। जब ये आयरन कोर इसके अंदर रखी हुई ना, तो इससे क्या होता है, इसका म्यूचुअल इंडक्टेंस बढ़ जाता है, इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। सॉरी म्यूचुअल नहीं है, जो भी है म्यूचुअल है, क्या है, कुछ भी है, म्यूचुअल होगा तब भी ठीक है, नहीं होगा तब भी ठीक है, कोई बात नहीं। मान लो एल है, कुछ भी है, ठीक है, तो एल क्या होगा, इंक्रीज करेगा, एम है तो भी इंक्रीज कर जाएगा, इंडक्टेंस बढ़ जाता है, इसका अंदर का इंडक्टेंस बढ़ता है। अब जब इंडक्टेंस बढ़ेगा और मैं यहाँ ईएमएफ का फॉर्मूला लिखूं, तो एल डी आई बाई डी टी बनेगा कि नहीं बनेगा, देखो एल डी आई बाई डी टी बनेगा कि नहीं बनेगा। तो अब जरा देखो, जब एल बढ़ेगा तो डायरेक्टली प्रोपोर्शन हो गया, तो जो बड़ी वाली वैल्यू होगी ईएमएफ की, जो बड़ी वैल्यू देगा वही आयरन कोर को रखेगा, जो एयर होगा वो कम वैल्यू देगा। तो एक्स वाला कौन है, आयरन है, ठीक है, समझ गए। बढ़े आगे, आगे बढ़ते हैं, कम ऑन फास्ट, कम ऑन फास्ट, कम ऑन फास्ट। अगला प्रश्न बहुत बेहतरीन है लॉन्ग आंसर्स के लिए, है ना। With the help of label diagram, describe the principal working of an AC generator, hence obtain an expression for the instantaneous value of the EMF generated. So a plot of variation of the magnetic flux alternating और सब बहुत सारी बातें सर, कोई बात नहीं, आपके लिए पहले से थोड़ा सा कम करके रखा गया है, पहले आप इसको देखें। ये बढ़िया सा बनाया गया भाई, नॉर्थ पोल साउथ पोल, कोशिश करना पेपर में बना लो ऐसा, ठीक है, कुछ बहुत मुश्किल नहीं लगा है, हाथ से ही बनाया गया है, सब खींच खाच के टेढ़ा मेढ़ा कर के ये बनाया। आर्मेचर कॉइल बनाई, ठीक है, मोशन एक्सिस घुमा रहे हैं, ये फील्ड मैग्नेट है तुम्हारा, सब देख लो पहले अच्छे से। फिर यहाँ पे ले आई, देखो सब पहले समझ लो ना, ये आर्मेचर कॉइल होती है, ये एक्सल होता है, एक्सल जिससे घुमाते हो, ये S1 S2 इनको बोलते हैं स्लिप रिंग्स, क्या बोलते हैं इनको बेटा, स्लिप रिंग्स बोलते हैं, ठीक है। ये ब्रशेस है, ये कार्बन के ब्रशेस है दोनों, देखो ये ब्रशेस शो कर रहा है। फिर हमने यहाँ लोड रेजिस्टेंस लगा रखा है भाई, जहां करंट चाहिए वहां भेजोगे ना, घर में जनरेटर चलवाते हो, जब शादी ब्याह होती है, सॉरी जंगलेटर, जनरेटर नहीं जंगलेटर, ठीक है, तो जो जंगलेटर चलता है तो करंट जाती है कि नहीं जाती, तो वो करंट कहाँ जाती है, जो तुमने घर में हाइड्रोजन सब लगा रखे हो तो वहां का लोड होगा, ठीक है। तो ये पूरा भाई स्ट्रक्चर है हमारा, ऐसे करंट फ्लो करती है। फिर मैंने आपके लिए सारी चीजें यहाँ पे लिख दी भाई, ताकि आराम से बढ़िया जाना, प्रिंसिपल पढ़ना कि प्रिंसिपल कैसे होता है। तो भाई कॉइल घुमाते हैं, इससे कॉइल घूमता है, फ्लक्स बदलता है, ईएमएफ आता है, फिर ईएमएफ से करंट बन के तैयार हो जाती है। यही सारी कहानी यहाँ पे लिखी हुई है, कैसे क्या हुआ, फिर वर्किंग में पहले क्या हुआ, बाद में क्या हुआ, वो सब लिखा है, ठीक है। हम सीधे आएंगे काम पे, जो हमें आपको सिखाना है वो सब पढ़ लेना। क्या हुआ कि जब सब कुछ बनना शुरू हुआ तो हम बात करेंगे, हेंस इंड्यूस्ड ईएमएफ, हम कितना ईएमएफ बनाएंगे। चलो अच्छा, और तुमको बहुत और बेसिक से लेके चलते हैं। देखो वो क्या रहा है, हेंस बेटा देखो, देखोगे ड्यू टू मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग लूप, आर्मेचर rotate theta angle with omega speed. then तो सर थीटा इज इक्वल टू, इसको देखो, देन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, तो क्या मिलेगा भैया, एंगुलर स्पीड इनटू टाइम। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना, थीटा, ये कितना हो गया, ओमेगा टी, तो थीटा इज इक्वल टू बेटा क्या हो गया, ओमेगा टी हो गया। यहां तक कोई दिक्कत समझता है, ठीक है। अब आगे देखो क्या होगा, एज वी नो दैट हेंस फ्लक्स थ्रू द आर्मेचर, तो भैया कितना आर्मेचर से होगा, तो फाई इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, बी ए कॉस थीटा। अगली लाइन में क्या लिखोगे बेटा, बी ए कॉस ओमेगा टी। कोई दिक्कत समस्या परेशानी भाई, थीटा टी इज इक्वल टू ओमेगा टी। अब क्या करना है, अब क्या करना है भाई, क्योंकि फ्लक्स आ गया है ना, तो अब यहाँ पे मैं लिखूंगा, क्या लिखूं मैं, ड्यू टू चेंज इन फ्लक्स एंड ईएमएफ इंड्यूस्ड, कितना बेटा ईएमएफ आएगा, तो लिखो इज इक्वल टू, अच्छा वाला ईएमएफ लिखेंगे सर, माइनस डी फाई बाई डी टी। तो माइनस लगाओ, डी लगाओ, बी लिखो, ए लिखो, कॉस ओमेगा टी लिखो, अपन में क्या लिखो बेटा, डी टी लिखो। बी और ए बाहर लेके जाओ, अंदर छोड़ जाओ इनको, कॉस ओमेगा टी को, अपॉन में क्या लिखो, डी टी, वो भी माइनस का। कोई दिक्कत यहां तक बताओ है, नहीं। अब कॉस ओमेगा टी का करो यहाँ पे आके डिफरेंशिएशन, तो माइनस बी ए इंटू कॉस ओमेगा टी का डिफरेंस होगा साइन ओमेगा टी, वो भी कैसा, माइनस का, फिर लिखो ओमेगा, ओमेगा टी का, फिर ओमेगा आएगा,
ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया भैया, तो क्या लिखोगे बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। ये क्या है बेटा आपका ईएमएफ आ गया। यहां तक कोई दिक्कत समस्या परेशानी हो तो बताओ, है कोई दिक्कत समस्या परेशानी? नहीं है सर, नहीं है तो फिर आगे देखो, नहीं है तो आगे देखो। इफ मैं लिखूं इफ द नंबर ऑफ टर्न्स इन आर्मेचर इज एन, तो ईएमएफ बेटा क्या हो जाएगा एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। कोई दिक्कत यहां तक? सर यहां भी कोई दिक्कत नहीं। चले सर और आगे बढ़े, लिखते हैं लिखते हैं फॉर मैक्सिमम ईएमएफ साइन ओमेगा टी मस्ट भी कितना बेटा 1। इस पूरी की वैल्यू 1 मुझे किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू हमेशा कितनी होती है 1 होती। तो बेटा इज इक्वल टू क्या बनेगा एन बी ए ओमेगा, और इसको बोलेंगे मैक्सिमम, इसलिए हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे किससे ई नॉट से। कर दिया मैंने, वहां तक तुम्हारी कहानी खत्म हो गई सर, यहीं तक बता दो, मैं थोड़ा तुम्हें एक्स्ट्रा और ऐड करके दे रहा हूँ, ठीक है, यहां तक होगी कहानी तुम्हारी, मस्त हो गया फिनिश। अब और सीखो और सीखो, मैक्सिमम के लिए होता है, ठीक है। तो मेरी क्या इंस्टैंटेनियस इक्वेशन क्या बनेगी, देन इंस्टैंटेनियस इक्वेशन फॉर ईएमएफ, तो बेटा क्या बनेगी, ये ई का मतलब इंस्टैंटेनियस है, ठीक है, इंस्टैंटेनियस मतलब फिर बेटा यहां लिखेंगे ई नॉट, देखो एन ए बी ओमेगा लिखा है, इसके जगह ई नॉट लिख सकते हैं, फिर लिखेंगे साइन ओमेगा टी। बेटा यही है जो हम लोग एसी में यूज करते हैं, ठीक है, यही है जो हम यूज करते हैं। यहीं से बेटा अगर मैं करंट लिखना चाहूं तो करंट कितना इंड्यूस हुआ, तो बेटा लिखेंगे आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। बात समझ गए, यही सब रिजल्ट है यहां से जो मिलते हैं। गेट इट, सीखे, ठीक है। क्वेश्चन कहां गए हो तुम यार, ठीक है ये क्वेश्चन हमारा, चलो 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 हटो हटो भाई, किधर आ गया, यहाँ पे, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में क्या करना है मुझे, और देखो, शो अ प्लॉट ऑफ वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, मुझे मैग्नेटिक फ्लक्स और अल्टरनेटिंग ईएमएफ दोनों का ग्राफ बनाना विद रिस्पेक्ट टू टाइम जनरेटेड बाय अ लूप ऑफ वायर रोटेटिंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड। जब ये रोटेट कर रहा था उस टाइम पे क्या रिजल्ट आई, इस पे हमें ग्राफ चाहिए। किसके किसके साथ चाहिए बेटा, मुझे मैग्नेटिक फ्लक्स और अल्टरनेटिंग ईएमएफ के साथ, मैग्नेटिक फ्लक्स और अल्टरनेटिंग ईएमएफ के साथ। तो पहले मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला लिखो, क्या निकला था, तो निकला था बेटा बी ए कॉस ओमेगा टी, यही निकला था। तो बनाओ बेटा फ्लक्स वर्सेस टाइम। अब जरा देखो, टाइम तो पहले जीरो शुरू होगा, तो यहां लाओ लिखो t इज इक्वल टू 0। जैसे तुम यहाँ t इज इक्वल टू 0 रखोगे, फाइव इज इक्वल टू कॉस 0 की वैल्यू बेटा 1, तो क्या मिलेगा बी ए, यानी क्या होगा बेटा ये मैक्स, यानी फ्लक्स तुम्हें मैक्सिमम मिलेगा मैक्सिमम। फिर क्या करो आगे जाओ, अब t की वैल्यू तुम्हें और रखनी पड़ेगी, तो भाई t मैक्सिमम मिनिमम 0 से स्टार्ट हुआ 1 2 3 4 5, तो भाई cos की कौन कौन सी वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू बेटा मुझे क्या मिल गई 1 मिली, फिर मिनिमम वैल्यू मुझे -1 मिलेगी, फिर मुझे 0 भी मिलेगा। ये सारी चीजें मतलब वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी फिर 0 पे गिरेगी, मतलब ये फ्लक्चुएशन ऐसे दिखेगा 1 से 0 0 से -1, एक एक वैल्यू रखते जाओगे तो ऐसे रिजल्ट मिलेगा। यानी ग्राफ मेरे यहां से स्टार्ट होगा, फिर गिरेगा 0 होगा। भाई कॉस तो ऐसे ही होता है ना, ग्राफ कॉस का ग्राफ बनाना है मुझे, बस ये पता करना तो शुरू कहां से करें, आधे से शुरू करें, 0 शुरू करें, कहां से, तो वो तो यहाँ चेक कर लिया, t इज इक्वल टू 0 पर जैसे मैक्सिमम, तो मैक्सिमम से मैंने अपनी कहानी को स्टार्ट किया, ठीक है, समझे बात को। अब जितना इधर पॉजिटिव लेके आए हो उतना इधर नेगेटिव लेके जाओ, फिर ऐसे, दिस इज योर ग्राफ आया। ओके, अगला क्वेश्चन, अगला कौन सा था तो अगला बोला था ईएमएफ के साथ बना दो, है ना। तो ईएमएफ इज इक्वल टू क्या है, तो बेटा ई नॉट साइन ओमेगा टी। अब चेक करो कि ग्राफ बताना तो साइन का, बनाना तो साइन का, पर शुरू कहां से होगा, तो तुरंत लेके आओ t इज इक्वल टू 0 रखो, जैसे 0 रखोगे बेटा तो साइन ओमेगा टी का रिजल्ट पूरा पूरा 0 हो जाएगा, मतलब यहां जो ग्राफ बनेगा वो 0 से बनेगा। ये लिखा ईएमएफ, ये लिखा टाइम, बनाओ, तो 0 से ग्राफ स्टार्ट करो, समझ गए बात को। ईएमएफ फिर नीचे उतना ही, फिर उतना ही पॉजिटिव, गेट इट, आया सर समझ में, ठीक है, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ऐसी चीजें प्रैक्टिस करते रहना, क्वेश्चंस मिलते रहेंगे बढ़िया बढ़िया, फोन चेक करते रहो सर, चलता है, वेरी गुड, चल रहा है, आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ चार्ज पार्टिकल एंटर्स परपेंडिकुलर टू बी, एक चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर टू बी में एंटर कर गया, तुम्हें पता चैप्टर 4 खूब अच्छे से पढ़ा, परपेंडिकुलर बी पे एंटर करेगा तो कैसा पाथ बनाएगा, सर्कुलर, ओके, विद वेलोसिटी, देन शो दैट द इट डिस्क्राइब्स अ सर्कुलर पाथ हैविंग एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इज इक्वल टू क्यू बी बाई एम। तो तुम्हें एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकाल के देनी कि ये आंसर है। तो भाई देखो क्या हुआ, एक पार्टिकल आया और ऐसे घूम गया गोल गोल, 90 डिग्री पे एंटर किया। अगर तुम्हें डायग्राम बनाना हो तो बहुत बढ़िया से बना सकते हो, अच्छी बात है, ठीक है। ये देखो मैंने क्रॉस क्रॉस यहाँ पे कर दिया,
कोई दिक्कत? ये एंटर किए। अब जैसे ही एंटर किए तो कोई ना कोई रेडियस पे तो घूमेंगे भैया, है ना? तो किस रेडियस पे घूमे, तो सारी कहानी शुरू करते हैं फ्रीक्वेंसी तक जाना। तो पहले बेसिक समझो, कोई अगर घूम रहा है तो उसके पास सेंटीपिटल फोर्स होगा। प्रोवाइड कौन कर रहा है? तो भाई एक क्यू चार्ज है, वी वेलोसिटी से एंटर किया कहां? मैग्नेटिक फील्ड में। तो कौन सा फोर्स लगेगा बेटा? क्यू वी बी लगेगा। साइन थीटा तो थीटा 90 हो गया, तो पता हो गया। ओके, एक वी से हम एक वी खत्म कर देते हैं। यहां तक कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी? ठीक है, बचा मेरे पास v बाई आर। एम को इधर भेजो बेटा, तो क्या बन गया? क्यू बी अपॉन में एम। ये हमसे जान तो क्या कह रहे हैं? ये हमसे कह रहे हैं हमको एंगुलर फ्रीक्वेंसी चाहिए। तो हम तुम्हें बताते हैं v इज इक्वल टू बेटा, v इज इक्वल टू होता है बेटा आर ओमेगा। आर ओमेगा तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? v बाई आर। तो ये जो v बाई आर लिखा है ये क्या है बेटा? ओमेगा है। क्यू बी बाई एम, यही मांग रहे थे। देखो खत्म, फिनिश। बढ़ो आगे सर। टंग 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 टंग। केस बेस स्टडी। चलो फाइनली एक केस बेस स्टडी हमारे हाथ लग ही गई। ओके बड़ी फेमस है, आई थी तो बहुत लोगों ने गलत किया था, कुछ लोग थोड़ा थोड़ा सही करे थे, पर हम लोग पूरा सही करेंगे। आओ देखो कैसे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ओके सर, ये बैटरी लगी भैया, ये कॉइल वाइल लपेटे यहाँ पे एक रिंग है, ठीक है, ऊपर नीचे जा सकती है, फ्री टू मूव है। पहला क्वेश्चन, एक्सप्लेन द रीजन ऑफ जंपिंग ऑफ द रिंग। जंप करती है व्हेन द स्विच इज क्लोज्ड इन द सर्किट। इसको करते हैं क्लोज। जैसे तुम क्लोज करोगे करंट फ्लो करेगा, करंट पहुंचेगा। अब समझना जैसे इसमें ऐसे गोल गोल करंट जाएगी, बहुत अच्छे समझना, ठीक है, बहुत खास चीजें हैं नहीं, समझो। ये कॉइल है, इस कॉइल में करंट गई, कॉइल में करंट गई तो क्या ये मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनाएगा? बनाएगा सर। अब जब ये मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा तो एक दूसरा कलर लेते हैं तुमको बढ़िया से दिखाने के लिए, पिंकी। तो यहां तुम्हारी ये रिंग रखी जो फ्री टू मूव है। अब इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइन जब क्रॉस करना शुरू करेंगे, भाई देखो करंट एकदम से है ना, तो अभी फ्लक्स बढ़ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड एकदम से है, मतलब बी इंक्रीज हो रही है। और जब बी एकदम से इंक्रीज हुआ तो फ्लक्स इंक्रीज हुआ, सब कुछ इंक्रीज कर रहा है। तो ये भी इसके अंदर से फ्लक्स चेंज हुआ तो इसमें भी सारी चीजें इंक्रीज होंगी। अब क्या होता है भैया, लेंज लॉ एंटर करेंगे, क्योंकि जो भी कुछ भी छेड़छाड़ करो तो तुरंत लेंज जिंदा हो जाते हैं। तो लेंज कहेंगे कि देखो तुमने यहां से फ्लक्स का चेंज किया, अब कुछ तो होगा तो इंड्यूस होगा, करंट बनेगी। तो अब ये क्या कह रहा है, ये वाला लूप क्या कहेगा, भाई मैग्नेटिक फील्ड बढ़ी है, बढ़ती चली आई, तो मुझे इसे रोकना है, मुझे इसे रोकना है। अब भाई इधर नॉर्थ पोल भी हो सकता है, इधर साउथ पोल हो सकता है, वो अभी नहीं पता चल रहा, लेकिन मान लो इधर जो भी पोल होगा, जिस भी पोल से इसके पास मैग्नेटिक फील्ड आई होगी, ये उसी का अपोज करेगा कि तुमने मुझे मैग्नेटिक फील्ड दी तो मेरे अंदर इंडक्शन हो, तो मैं तुम्हारा अपोज करूंगा। तो अगर मान लो कि इधर की जो पोलैरिटी मान लो n है, तो इधर की पोलैरिटी n होगी। अब जब दोनों नॉर्थ और नॉर्थ होंगे तो क्या होगा? जंप, रिपल्शन, और ये जंप कर जाएंगे। आई समझ में बात सर? देखो बोल के समझा दिया, आगे बात समझ में क्लियर हो गया, वेरी गुड। अगर लिखने वाला देखना तो जूजल कर लेना, मतलब गूगल कर लेना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? यहां तक समझ गए क्या हुआ? ओके आगे सको। व्हाट विल हैपन इफ द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी आर रिवर्स्ड एंड स्विच इज क्लोज्ड? एक्सप्लेन। अभी मैं क्या करूं, इसको वापस ओपन कर दूं। जैसे ही वापस ओपन करोगे करंट एकदम से जीरो होगा सर, है ना? सेकंड वाली कहानी में क्या होगा, करंट टेंड्स टू जीरो, तो फ्लक्स तो फिर से चेंज होगा ना सर, फ्लक्स चेंज होगा यानी जीरो की तरफ जा रहा है, तो लगातार बदल तो रहा है, बदलेगा तो ईएमएफ करंट सब कहानी होगी। तो भाई जब फ्लक्स यहां से कम होने लगा इसी कॉइल से, अब फील्ड लाइंस कम होने लगी तो फिर से चेंज हुआ, फिर से लेंज लॉ है, क्या भाई फ्लक्स गिर रहा है तो फिर से कुछ होगा, इनके पास इंड्यूस होगा। तो अब ये नॉर्थ पोल था, समझो मेरी बात को। अब क्या हुआ कि जैसे फील्ड लाइन कम होने लगी तो डिक्रीज हो रही, कम होती जा रही, तो इनसे रहा नहीं गया, कहे भाई तुम कम हो रहे हो, मैं तुम्हारा सपोर्ट करूंगा, मैं तुम्हारा क्या करूंगा, सपोर्ट करूंगा। तो जब मुझे तुम्हारा सपोर्ट करना होगा तो जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड कम हो गई उसी डायरेक्शन में ये क्या करेंगे, फिर से अपनी मैग्नेटिक फील्ड बनाने की कोशिश करेंगे। समझ में आ रही? उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बनाने की कोशिश करेंगे। जब उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे तो फिर से सेम पोलैरिटी, और जैसे सेम पोलैरिटी सर फिर से क्या कर जाएंगे, जंप कर जाएंगे सर, अगेन जंप करेंगे, भला करने जाएंगे फिर से बुरा हो जाएगा। आगे बात समझ में, अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक्सप्लेन द टू लॉज दैट हेल्प अस अंडरस्टैंड दिस फिनोमेना। इस फिनोमेना को समझने के लिए क्या, तो सर बहुत सिंपल सी बात है, आपको लेंज लॉ आना चाहिए, एक्सप्लेन करना बेटा, ठीक है, सिर्फ लिखना नहीं है, एक्सप्लेन करना है। फिर क्या आना चाहिए, फैराडे की लॉज आनी चाहिए। फैराडे का कौन सा लॉ बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का लॉ आना चाहिए, ठीक है। ये दोनों लॉज आने चाहिए तो आप ये वाला फिनोमेना समझा दोगे, सिंपल एज इट इज, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी सर। आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं हम लोग। हो गया डन, चलो ठीक है, रुको तुम आगे। अगला क्वेश्चन कह रहे स्टेट द लेंज लॉ, कितनी बार पूछोगे उतनी बार बता चुके। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखते हैं, थोड़ा फिगर छोटा दिख रहा होगा, इसे बड़ा कर लेते हैं हम लोग, फिर बात करते हैं। ये मशीन दिख रही, कह रहा आइडेंटिफाई द मशीन, कौन नहीं करेगा भैया, एसी जनरेटर।
फिर क्या बोला, नेम द पार्ट्स पी क्यू आर। कौन है पी? देखो ये पी है, देखो ये कहां से कनेक्ट है, यहां से कनेक्ट है बेटा। तो मैंने क्या बताया था, ये क्या है आपकी स्लिप रिंग से। फिर बोले क्यू कहां बेटा, क्यू ये है क्यू। तो क्यू देखो कहां से कनेक्ट है, ब्रश से। तो कहां है, क्या नाम है उनका, कार्बन ब्रश नाम है। ठीक है, मैं यहां लिख दू ना, नहीं तो गलत कर दो कि भाई ये पी है ये क्यू है। और आर भी बोल रहे हैं, आर देखो ये यहाँ पे, तो आर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आर्मेचर कॉइल को, आर्मेचर कॉइल। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। आगे अगला क्या है, गिव द पोलैरिटी ऑफ द मैग्नेटिक पोल्स। तो मैग्नेटिक पोल्स क्या है भाई, तो इधर नॉर्थ है इधर साउथ है, हो गया, दे दी पोलैरिटी, खत्म बात। आगे बढ़ो, राइट द टू वेज ऑफ इंक्रीजिंग द आउटपुट वोल्टेज। आउटपुट वोल्टेज इंक्रीज करने के कोई दो तरीके बताओ। अरे लो यार तरीके क्या है, तुम इसको घुमाते हो ना, तो क्या बोलूंगा मैं, पहला तरीका इंक्रीज द रोटेशन स्पीड, खूब तेज घुमाइए सर। अगली बार इंक्रीज नंबर ऑफ टर्न्स, जितने तुमने आर्मेचर कॉइल पे नंबर ऑफ टर्न्स बना उसे बढ़ा दो। और क्या करोगे, इंक्रीज, और क्या बढ़ा सकते हो, देखो और क्या बढ़ा सकते हो, इंक्रीज इंक्रीज द पोलैरिटी ऑफ मैग्नेट्स। पोलैरिटी ऑफ द मैग्नेट्स बढ़ाने का मतलब स्ट्रॉन्ग मैग्नेट लेके चलाओ भाई, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट लेके चलाओ, हो जाएगा, समझ गए। आगे बढ़ते सॉरी, दिस इज डन, फिनिश हो गया, सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए। हर एक क्वेश्चन को कोशिश की कि सब टच हो जाए, अलग अलग वैरायटीज टच हो जाए। ठीक है, तो आई होप हमने कर लिया होगा, आपको यहाँ से चीजें समझ में आएंगी, हेल्पफुल होगा। कुछ भी बचे तो दोबारा रिपीट करके देख लेना। ये जो 1-1.5 घंटे होंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया आपकी ईएमआई के लिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? मिलते हैं अगले चैप्टर पे, जमकर मेहनत करो, जो भी दिन का में जितना भी समय, बहुत अच्छे से मेहनत करिए। क्लियर है? चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय।